तो ऐसा लगता था, एक होता था कि अगर आप मीडिया में हो और अपने इलाके की आवाज़ ही नहीं बन पा रहे हैं, तो आप चाहे दिल्ली में जॉब करें या दुबई में जॉब करें, फ़र्क क्या पड़ता है। मैं मीडिया जो ये एज़ अ यूट्यूब चैनल है, वो हमने बना लिया था कॉलेज के टाइम में। आईएमसी में जब हम थे 2015 से 16 के बीच। पहले मेरी क्यूरियोसिटी यही थी कि मैं एक्सप्लोर करूँ कि तस्लीम साहब की विरासत क्या बची है, उसको कौन लोग आगे ले जाएँगे। जैसे ही 10,000 हमारा सब्सक्राइबर यूट्यूब पे हुआ, तो यूट्यूब ने हमारा मोनेटाइजेशन बंद कर दिया था। तो उस वक्त एक पहला झटका मुझे लगा, जिसने पत्रकारिता को इलाके में अगर किसी ने बदनाम कर रखा है, आप उस ट्रैक पे ना जाएं। ये मीडियम को आप बदनाम नहीं कर सकते, टीवी पे कर रहे हैं, यूट्यूब पे कर रहे हैं, फेसबुक पे कर रहे हैं। हमेशा ये मायने रखता है कि आप क्या कर रहे हैं। देखिए कि 19 और 20 में कौन कह सकता था कि पप्पू यादव 24 में सांसद बन जाएंगे। तो दिन भर बैठ के मोनोलॉग ही करते हैं, या मतलब जो रियल पत्रकारिता होनी चाहिए, जिस चीज की जरूरत है देश को, वो अगर नहीं कर। आईबी जो मिनिस्ट्री ऑफ आईबी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बना रही है, वो अंडर डेवलपमेंट है, ड्राफ्ट में है, आ रहा है, जा रहा है। तो एक फिक्स रूल वेब मीडिया को लेकर। फेवरेट डिश तो बिरयानी, कभी रिप्लेस नहीं हो सकता बिरयानी। सस्ता भी है। कुशवाहा साहब गए इंटरव्यू के बीच में उठ के, तारकिशोर साहब गए जब डिप्टी सीएम बनने के कुछ महीने बाद हमने उनका इंटरव्यू किया। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। ये कोसी नदी है ना, ये इंक्रोचमेंट सबने कर रखा है। रास्ता आप पानी को देंगे नहीं तो पानी तो अपना रास्ता बनाएगा। जो चीजें आंखों से और कैमरे पे दिख रही हैं, उसको आप कैसे झुठला सकते हैं। जो आप देख रहे हैं सामने, ये चीज ये कहा जा रहा है, लेकिन ये हो रहा है। लेकिन 2 अक्टूबर को जब पार्टी बन जाएगी, उसके बाद मुझे लगता है पार्टी बनने के बाद उस पार्टी को 2-3 महीने का वक्त दिया जाना चाहिए। उसके बाद उस पर डिस्कशन होने चाहिए कि फैक्टर है कि अब जो एमआईएम की लड़ाई वापस वो आ चुकी है 2019, या कहें आप उससे भी पीछे 2018 में, अब वहां से फिर इनको शुरू करना पड़ेगा पूरी लड़ाई। धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि एक यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए शायद फेस की जरूरत है। कुछ दिन पहले हमने रानीगंज से स्टोरी की मल न्यूट्रिशन को। दिन किसी चैनल को किसी का चापलूस बोल दिया जाता है, या किसी चैनल को जो गोदी मीडिया वर्ड आया, ये सब। तो ये सब क्यों? आप चाहते भी हैं कि कंटेंट अच्छा क्रिएट हो, और हम यहाँ मतलब एग्जिस्टिंग की लड़ाई हो रही है। मैं तो कहता हूँ कि सोशल वर्कर हैं हम, पहले दिन से हम भी क्लियर थे। जैसे ये हम्माद है, कोई लस्ट नहीं है इस लड़के को, यही कर रहे हैं हम लोग, कहीं कुछ नहीं। ऑडियंस को बनाए रखना है तो आपको उनको डेली का इन्फॉर्मेशन भी देना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज भी करनी पड़ेगी। कांग्रेस की उस कैंडिडेट थी सईदा बानू, उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया। तो वहां पे मुझे ये लगा कि मेरा राइट बनता है अपनी ऑडियंस को बनाना, ऑडियंस का राइट बनता है ये जानना कि वो क्या उनको रिकॉर्ड करना। फोन को मैं बस जानने के लिए जानना चाह रहा हूँ। लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट एलिजिबल बैचलर भी है मेरे ख्याल से। हाँ, कब हो रहा है सर? लोग जानना चाह रहे हैं, परेशान हो गए। हम लोग तो बाहर पढ़ने जाते हैं, बच्चा सब भी कहाँ पढ़ता है। बच्चा सब क्यों पढ़ेगा? स्कूल में तो खाली सब छड़ी पटाते हैं। तंजील आसिफ साहब, हम सोच रहे थे कि आपसे कुछ बात करें, तो अब इंट्रो के बारे में सोच रहे थे, तो हमें पता लगा कि आईएमसी से आपने जर्नलिज्म का कोर्स किया है, उससे पहले बीटेक किया है, फिर दिल्ली में भी शायद जॉब आपने कुछ टाइम के लिए किया था। 1-1.5 साल। तो फिर आ गए अररिया और सीमांचल बेसिकली। क्या सोच? पहले ये था कि इस ग्रेजुएशन कर लेते हैं कुछ, तो बीटेक कर लिया, क्योंकि ग्रेजुएशन जब करने की सोच रहे थे और मैथ साइंस में अच्छे नंबर आ गए थे, जैसे नहीं मिला कि इंजीनियरिंग कर लिया। लेकिन बीटेक के दौरान मुझे ये एहसास हुआ कि शायद इंजीनियरिंग में नहीं करना चाहता हूँ आगे परस्यू। तो बीटेक के बाद जब मेरे सारे फ्रेंड्स प्लेसमेंट की तरफ फोकस थे, मेरा था कि मुझे जर्नलिज्म की पढ़ाई मास्टर्स कहीं से करनी। मैंने बेहतरीन जो कॉलेजेस थे उधर ढूंढना शुरू किया, क्योंकि जामिया से स्कूलिंग हुई थी, बीटेक हुआ था, तो मुझे लगा कि थोड़ा कुछ बदलना भी चाहिए। तो आईएमसी की तरफ में गया। जामिया में भी जर्नलिज्म की पढ़ाई अच्छी होती है, आईएमसी में भी अच्छी होती है, तो वहाँ से मैंने पढ़ाई किया। उसके बाद फिर मैंने 1-1.5 साल के अंदर कई कंपनियों में जॉब किया। उस वक्त राज्यसभा टीवी हुआ करता था, वहाँ पे कुछ दिन की इंटर्नशिप। फिर स्कूप वूप करके कंपनी था, वहां पर लगभग 3 महीना, उसको भी इंटर्नशिप ही कहेंगे। स्कूप वूप करके। स्कूप वूप शायद सोशल मीडिया को वेंचर है क्या? आप देखेंगे जिस्ट करके जो चल रहा है, तो वही टीम थी जो स्कूप वूप चलाती थी। बाद में उन्होंने किसी और को दे दिया वो कंपनी, फिर ये जिस्ट नाम से नया वेंचर स्टार्ट किया। तो वहाँ 3 महीने मैंने काम किया। उसके बाद एएनआई जो न्यूज एजेंसी है, वहाँ पे 1 साल करीबन। तो उसी दौरान मुझे ये जो 1-1.5 साल में ये एहसास हुआ कि जो हमारे इलाके की खबरें हैं, उस वक्त 2017 में जो जिस तरह की बाढ़ से तबाही हुई, तो उस वक्त क्योंकि मैं, आप कह सकते हैं कि देश की जो सबसे बड़ी मल्टीमीडिया न्यूज एजेंसी एएनआई, वहाँ पे डेस्क पे जॉब कर रहा था, वहाँ पे दिल्ली में बैठता था।
तो मुझे ये एहसास हुआ कि इधर की खबरें ज़्यादा नेशनल मीडिया तक नहीं पहुंच पा रही हैं। जिस स्केल का तबाही है वो वहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो ऐसा लगता था, एक होता था कि अगर आप मीडिया में हो और अपने इलाके की आवाज़ ही नहीं बन पा रहे हैं, तो आप चाहे दिल्ली में जॉब करें या दुबई में जॉब करें, फ़र्क ही क्या पड़ता है। तो फिर उसी वक्त मैंने डिसाइड किया कि कुछ करना है अपना। अब मैं मीडिया जो ये एज ए यूट्यूब चैनल है वो हमने बना लिया था कॉलेज के टाइम में। आईएमसी में जब हम थे 2015 से 16 के बीच, तो कॉलेज के टाइम में जितने असाइनमेंट्स होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, टीम को दिया जाता है या किसी इंडिविजुअल को दिया जाता है, तो मेरा हर एक प्रोजेक्ट जो है मैं मीडिया के बारे में होता था। अगर एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है तो वो मैं मीडिया बना रहा है। बड़ा पूरी फनी टीम। सा नाम नहीं है, बहुत इनोवेटिव, मतलब हाँ, कैसे आया तो दिमाग वैसे में करके ये? यूट्यूब चैनल बन गया। तो ये आया कैसे, ये शुरुआत ऐसे होती है कि हम लोग सब ऐसी क्लास में बैठ के ऐसे फिक्रमंद थे और चर्चा करते थे कि इतनी यहाँ आइडियलिज्म की बात करते हैं कि पत्रकारिता के आदर्श ऐसे होने चाहिए, लेकिन हमें ये फिक्र थी कि यहाँ से जाने के बाद क्या इंडस्ट्री में हम इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो इसी डिस्कशन में एक आया कि क्यों ना हम इसको लेकर अभी से कॉलेज के टाइम से किसी गेस्ट को बुला के एक डिस्कशन टॉक टाइप का स्टार्ट करें। तो हमने मैं मीडिया टॉक करके कॉलेज में ही हर सैटरडे को टॉक करवाते थे हम लोग। और उस वक्त जो कॉलेज का जितना सेटअप होता था, 2-3 कैमरा लगाकर शूट करते थे, और कॉलेज के जो सीनियर प्रोफेसर्स थे जो इन चीज़ों की पढ़ाई करवाते थे, ज़्यादातर मीडिया एथिक्स वगैरह, उनको एज ए स्पीकर बुलाते थे और अलग अलग टॉपिक पे हम वहाँ चर्चा करते थे। कॉलेज का जो ओपन थिएटर था, एम्फी थिएटर, तो इसके वीडियोज आप मैं मीडिया के ओल्डेस्ट वीडियोज पे जाएंगे तो मैं मीडिया टॉक्स करके ये सारे वीडियो हैं उसमें भी। तो ये 2016 में कॉलेज से स्टार्ट हुआ। नाम ऐसे पड़ा कि क्योंकि उस वक्त एक दिल्ली में जो मूवमेंट चल रहा था, आम आदमी पार्टी वाला मूवमेंट, तो मैं हूँ आम आदमी, इस तरह के स्लोगन्स हर चीज़ में बहुत ज़्यादा ये था। तो हमें ये था कि हम भी एक कुछ मीडिया में कुछ रिवोल्यूशनरी अगर करना चाह रहे हैं तो ये एक अच्छा फ्रेज है, कैच फ्रेज, कि अपने आप को आप बताएं कि हम जो कर रहे हैं हम ये सही रास्ते पे जा रहे हैं और हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे। जैसे हम अपने इलाके की आवाज बनने के लिए हम इंतजार नहीं करेंगे कि कोई नेशनल मीडिया से बड़ा पत्रकार आके हमारे इश्यूज को उठाए, मैं ही खुद उसको करूंगा। मतलब दूसरे के भरोसे नहीं बैठे रहेंगे, जो कहते हैं ना, बी द चेंज यू वांट टू सी। तो वही चीज है कि हमने खुद में वो करने का कोशिश किया। तो सारे साथियों ने मिलकर इस नाम को पसंद भी किया। उस वक्त फिर एक साथी थे हमारे जो आजकल जॉब कर रहे हैं लल्लन टॉप में, ग्राफिक्स डिजाइनर थे, प्रशांत वर्मा। उन्होंने बहुत शानदार लोगो भी बनाया जो आज देख रहे हैं, उन्हीं का बनाया हुआ है। तो कॉलेज में ये सब फाइनल हो गया था। तो जब मैंने डिसाइड किया कि अब मैं मीडिया बनाना है 2017 के एंड में, कि अब अपने इलाके में जाके काम करना है, तो मेरे पास सब कुछ रेडी था। एक यूट्यूब चैनल था, एक फेसबुक पेज था, एक प्रॉपर लोगो था, एक नाम था। तो बस मैंने आके काम शुरू किया 18 फरवरी 2018 में। दिल्ली से कब आए? 2000? फरवरी 2018 में, जब अररिया में लोकसभा उपचुनाव का अनाउंस हुआ, तो जैसे ही मैंने जॉब वहाँ छोड़ दिया था सितंबर के एंड में 2017 में, 2-3 महीने मैंने दिल्ली में ही कोशिश किया कि वहीं पे पहले इसको कुछ थोड़ा कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ाया जाए, रीच बढ़ाया जाए। तो जो इस इलाके के लोग वहाँ पे जो काम करते थे उनके बीच उनकी खबरों को, उनकी स्टोरीज को मैं सामने लाता था। लेकिन वहाँ पे मुझे लगा कि दिल्ली में ऑलरेडी इतना मीडिया क्राउडेड है कि दिल्ली के इश्यूज, हर तरह के इश्यूज आ ही जा रहे हैं। अगर दिल्ली के अंदर हो रहा है तो वो मीडिया में आ ही जा रहा है। तो हमने एक दास्तान रोजगार करके वहाँ के शुरुआती दिनों में सीरीज चलाया। उसके अलावा दिल्ली के लोकल पॉलिटिक्स में जितने इधर के लोग हैं उनसे कुछ इंटरव्यूज किए, कुछ वीडियो को मतलब ऑनलाइन इंटरव्यूज वगैरह भी किया। फिर मुझे लगा कि नहीं, जाना ही पड़ेगा, यहाँ रह के नहीं होगा। जैसे ही अररिया लोकसभा उपचुनाव अनाउंस हुआ और फरवरी 2018 में मैं, तो मेरी आपसे शायद वो जी जी जो हाँ, दुकान पे आप आए थे ना? हाँ जी आ गया। और उस वक्त सरफराज साहब उस बार। जी, तो पहला जब मैं अकेले बाइक लेके निकला और मोबाइल लेके निकला घर से, क्योंकि मेरा घर अररिया बॉर्डर पे ही पड़ता है। अच्छा, तो वो फर्स्ट टाइम था आपका? जी, तो वो मैंने एक अच्छा। पहला वीडियो बनाया था कि क्योंकि मुझे कुछ इलाके का नहीं पता था। मैं बस जानता था कि तस्लीमुद्दीन साहब यहाँ के कोई नेता थे जो इंतकाल कर गए और सिटिंग एमपी थे अररिया के, अब इस वजह से उपचुनाव हो रहा है। तो पहले मेरी क्यूरियोसिटी ये थी कि मैं एक्सप्लोर करूं कि तस्लीम साहब की विरासत क्या बची है, उसको कौन लोग आगे ले जाने वाले हैं। तो वो मैंने तस्लीमुद्दीन की विरासत करके पहला वीडियो बनाया था, जिसमें उनके गांव में उनके फैमिली के कुछ लोगों से, मतलब डायरेक्ट उनकी फैमिली नहीं बल्कि उनके जो चचेरे भाई लोग सो-कॉल्ड रिश्तेदार, जी, आसपास जो जी आंगन के लोग हैं, जी। कुछ उन लोगों से बात किया था, कुछ अररिया शहर में आके लोगों से बात किया था।
तो वो वीडियो डाल के छोड़ दिया हमने। वो 1 डेढ़ महीने तक रहा। फिर उसके बाद उसको इलाके के दूसरे एक यूट्यूब चैनल ने उसको उठा लिया और उनके चैनल पे वो बहुत ज्यादा चल गया। तो मेरे भाई ने, मेरे भाई बाहर रहते थे, उन्होंने बोला अरे तुमने उनको क्यों वीडियो दे दिया, तो तुम्हारे चैनल का वीडियो था। तो मुझे पता भी नहीं था। तो फिर जब मुझे पता चला तो मैंने उनसे कहा, उन्होंने नहीं माना। तो फिर हमने कॉपीराइट ये करके, जब उनके चैनल से वीडियो हटा तो हमारे वीडियो पे वो चला और वो पहला वीडियो 70,000 1 लाख तक पहुंचा। और वहां से फिर एक होप आया कि नहीं, ऑडियंस को पसंद आ रहा है कंटेंट, कि पहला ही वीडियो वो बना के। फिर जब नहीं चल रहा था तो मैं सोचा कि शायद कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद मैंने और बनाया लेकिन कुछ भी नहीं चल रहा था। फिर ये तस्लीमुद्दीन की विरासत लगभग 1 महीने बाद लगभग 1 लाख तक इसका रीच गया उस टाइम में। तो फिर मैं रुका ही नहीं, फिर चलता ही रहा, चलता ही रहा। फिर उसके बाद अररिया लोकसभा तो बहुत ही क्लोज हो गया था, तो टाइम कम था, उसमें जितना कर पाया। फिर जोकीहाट उपचुनाव में तो मुझे लगता है कि जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र का कोई पंचायत नहीं होगा जिसमें मैं नहीं गया हूँ। मतलब उस वक्त ये सूरत थी कि जोकीहाट की एक एक पंचायत में मुझे लोग पहचानने लगे थे। पूरे जोकीहाट विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं, इंक्लूडिंग पलासी के जो इलाके हैं। जब मैं हेलमेट पहन के भी बाइक से इलाके में निकलता था तो लोग पहचान लेते थे, अरे आप ही, रुके रुके रुके, हमारे गाँव का भी ये इशू है। तो उस वक्त होता था जहां रुके वहीं पे जो भी इशू है वो स्टोरी करके डाल दिया, लोगों से बात की, उनकी समस्याएं डाल दी। यानी आपने अपने आप को स्पेसिफिक नहीं किया, जी कंटेंट के लिए रूम रखा हाँ हमेशा कि जो आए वर्दी हो डालना है। बिल्कुल। और उस वक्त बल्कि जोकीहाट में जितने कैंडिडेट थे, मैंने हर एक कैंडिडेट को कॉल किया। मेरा मेरा उसमें ये भी था कि जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तो सारे कैंडिडेट को जब आप इक्वल कवरेज देंगे, मीडिया अगर देने लगे बिना किसी का पीआर का कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए, जो आजकल चल रहा मीडिया है। कैसे चलेगी? हाँ आपने नहीं, मैं आपको यहाँ पे रोकता हूँ, कैसे चलेगी घर और कैसे चलेगा? उस पे मैं आता हूँ, लेकिन ये जी जी जी। तो मेरा उस वक्त ये था कि जो जितने भी कैंडिडेट है सबको कम से कम स्पेस दिया जाए। तो स्पेस देने का है कि कम से कम सबका एक एक इंटरव्यू हो जाना चाहिए। अच्छा, तो उस वक्त मुझे लगता है 8 कैंडिडेट थे जो कि 8 उपचुनाव में, मैंने 8 को कॉल किया। उसमें से 5-6 एग्री किए और 5-6 का मैंने जो जहां मिला, किसी ने आखिरी इलाके में कहीं बुलाया तो वहां मैं गया, वहां जाके इंटरव्यू किया। उस वक्त डर भी लगता था कि होता है इलाके को लेकर, क्योंकि ये भी था कि आप कुछ ज्यादा पूछेंगे तो शायद आप, मैं क्योंकि अकेले होता था, कोई टीम हो सकती नहीं, तो डर भी लगता था किस तरह के पूछना है, क्या सवाल नहीं पूछना है। लेकिन फिर धीरे धीरे हिम्मत आया, क्योंकि उस सिलेक्शन तक तो किसी ने कुछ कहा नहीं। सबने मतलब इंटरव्यू के बाद किसी ने ये तक नहीं कहा कि ये सवाल हटा दीजिए या इस चीज को मत डालिएगा। एज इट इज हमने जितना इंटरव्यू किया उसमें डाला। अब जो आपने दूसरा पूछा है कैसे चलेगा, ये तो पूरा एक चैलेंज ही है जो हम खुद फेस कर रहे हैं। अभी तक जो हमारा ये सफर रहा है, जोकीहाट उपचुनाव के बाद जैसे ही 10,000 हमारा सब्सक्राइबर यूट्यूब पे हुआ तो यूट्यूब ने हमारा मोनेटाइजेशन बंद कर दिया था। तो उस वक्त एक पहला झटका मुझे लगा कि यूट्यूब की अर्निंग से, क्योंकि उस वक्त मैं अकेले चलाता था तो किसी और को सैलरी नहीं देना है, कहीं रेंट नहीं देना है, अपना एक सब कुछ था। तो उस वक्त यूट्यूब से इतना आ जाता था कि मैं अकेले काम कर सकता हूँ। जब यूट्यूब ने मोनेटाइजेशन हटा दिया तब मुझे लगा कि अच्छा ये भी हो सकता है। फिर मैं कुछ दिन के लिए दिल्ली गया, जो लोग इस सेक्टर में काम कर रहे थे उनसे मैं समझा कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। तो फिर ज्यादातर लोगों ने ये सुझाव दिया कि आप एक प्लेटफॉर्म पे लिमिट ना रहें। कि अभी 2019 के एंड में मेरा चैनल, जो कि 8 उपचुनाव के जस्ट बाद वो उसका ये खत्म हुआ, तो हमने जब पता किया कि फेसबुक पे भी आने वाला, उस वक्त आया नहीं था कि फेसबुक भी यूट्यूब के मॉडल पे पैसा देने वाला है कंटेंट क्रिएटर को। इंस्टाग्राम में आप कोलेबोरेशन कर सकते हैं, वेबसाइट पे भी चलाइए। तो फिर हमने वहां, जब मैं दिल्ली से वापस आया तो फिर मैंने ये फैसला किया कि जो भी चीज कर रहे हैं पैरेलली वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे जाना चाहिए, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, आजकल ट्विटर पे आप फुल लेंथ वीडियो आप डाल सकते हैं, वेबसाइट पे वेबसाइट स्टोरीज डाल सकते हैं। तो 5-6 जगह पे, बल्कि 20 के वक्त टिकटॉक का भी यहाँ जमाना था, मैंने टिकटॉक तक भी हमारा, आज भी मैं मीडिया का आईडी खोल के देखेंगे 1 लाख कम से कम सब्सक्राइबर तो आज भी होगा वहाँ, फॉलोअर्स टिकटॉक में होते थे। टिकटॉक में हमारे 1 लाख फॉलोअर्स थे, वहां भी खूब हमारा कंटेंट चला। टिकटॉक का एक राइवल कंपनी था लाइकी करके, जिसमें ऐसे ही शॉर्ट वीडियो कंटेंट जाते थे, उसमें भी हमारा 1-1.5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स थे। जो भी प्लेटफॉर्म इलाके में चल रहा था हम सब पे थे, सब पे हमने किया। अच्छा, आपने मुझे डरा दिया, डीमोनेटाइजेशन की बात कर रहे थे, क्या रीजन है थोड़ा बताएं, हमारे तरह यूट्यूबर्स हैं वो तो जो देखिए भी बेचारे। यूट्यूब के गाइडलाइंस जो हैं वो कई बार आप फॉलो नहीं करते हैं तो उस वजह से हट जाता है।
लेकिन मुझे जो उस वक्त समझ में आया था, उस वक्त में जब बाद में उसको बेटर समझा उसको, तो उस जमाने में क्या हो रहा था, कई लोगों का 10,000 अगर आप बहुत जल्दी अब रीच कर जाते थे, तो वो स्पाइक अचानक से जो आता था, तो यूट्यूब को लगता था कि आप मैनुअली Manipulate. नहीं हो रहा है, आप कहीं से उसको आर्टिफिशियली करवा रहे हैं, यानी मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैनिपुलेट कर रहे हैं। कर उस लो वक्त कुछ सब्सक्राइब। वेबसाइट आते थे, कुछ सॉफ्टवेयर अच्छा। शायद आते थे जिसपे आपने अपने चैनल को डाल दिया तो फेक सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। अच्छा इसलिए यूट्यूब सेफ्टी के लिए कुछ महीने के लिए कर देता था। अच्छा। तो 3 महीने बाद मेरा खुद से खुद आ गया। मैंने क्लेम तो जब जब उसका टाइम आता था मैं रिव्यू के लिए डालता रहता था, 3 महीने बाद नॉर्मल हो गया। तो फिर बाद में जब मैं इस तरह की मीटिंग्स में गूगल के ऑफिस में और यूट्यूब की टीम से मीटिंग्स में गया, तो मुझे समझ में आया कि वो जेन्युइन, वो उस वक्त यूट्यूब के बिहाफ पे भी एक गलती थी, क्योंकि हमारा ये था कि जब मैं आया यहाँ पे दिल्ली से तो 100 सब्सक्राइबर भी नहीं थे, और फिर वो कुछ महीने के अंदर ही वो 10,000 जब टच कर गया, तो वो बहुत फास्ट जो ग्रो हुआ, उसमें वो डाउटफुल उनको हो जाता है। उसके बाद फिर सब क्योंकि नॉर्मल ही रहा, उसी पेस पे चलता रहा, उसके बाद दोबारा हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। तो ये जो आप गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, नॉर्मल जो यूट्यूब के गाइडलाइंस हैं कि आप कम्युनिटी गाइडलाइंस जिस तरह का, जैसे ज़्यादा वायलेंस नहीं दिखाना है आपको, उसमें खून खराबा उस तरह की चीज़ों को ब्लर कर देनी है, आप किसी रेप विक्टिम का बाइट करते हैं तो वो तो खैर जर्नलिज्म में भी कहता है कि उसकी आइडेंटिटी छुपाएं, इस तरह की चीज़ें। और जो अभी आजकल आ रहा है, जो लोग गलती कर रहे हैं, बल्कि हमने भी पुराने वीडियोस में गलती की है, कि किसी का अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन गलती से भी आउट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी के किसान का स्टोरी कर रहे हैं, उससे आपने कहा कि आप अपना आधार कार्ड हाथ में रखो, या गलती से रखा हुआ है, तो आधार कार्ड में उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो यूट्यूब वो आपका वीडियो सीधा डिलीट कर देगा। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपने अनइंटेंशनली भी जारी कर दिया, तो हमने बैक डेट पे जाके कई वीडियोस को ब्लर किया है, क्योंकि अब देता है यूट्यूब एडिट करके ब्लर करने का, जिस जिस वीडियो का हमें याद आता था, अच्छा उस स्टोरी में शायद रह गया होगा, मतलब आधार कार्ड ही नहीं, शायद राशन कार्ड हो, कई राशन कार्ड से रिलेटेड हमने स्टोरीज की, तो राशन कार्ड, जैसे कि राशन कार्ड है फिर भी अनाज नहीं मिल रहा है, तो राशन कार्ड जाहिर सी बात है लोग दिखाते थे, उसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, किसी का एड्रेस आ गया प्रॉपर, या आपका एड्रेस कहीं लिखा हुआ आ गया गलती से, मतलब शॉप वॉप पे नहीं वो चलेगा, मतलब आपके किसी कार्ड पे लिखा हुआ आ गया, तो वो सब चीजें, तो ये उसमें पूरा लिखा, कई रूल्स हैं। अभी हम लोग ये, क्योंकि 2 साल में हमने ये वाला फेस किया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला, कई वीडियोस का हमारा नोटिफिकेशन आया, यूट्यूब ने कहा कि ये डिलीट हो जाएगा, आप हटा लो, या नहीं तो हटा देते थे वो, तो फिर हम उनको ब्लर करके फिर से वो करते थे। अच्छा, मेन स्ट्रीम मीडिया और जो हमारे जैसे लोग हैं यूट्यूब चलाते हैं या फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे अपने आप को ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी लोगों की रिलायबिलिटी बनी है सोशल मीडिया पे? लोग देखते हैं अच्छी नजरों से? मतलब क्या नजरिया है लोगों का? देखिए, कंटेंट जब सही करेंगे तो रिलायबिलिटी तो आती है, जैसे, और क्योंकि हम लोग इलाके के लोग हैं, इलाके में काम कर रहे हैं, तो जो आपके व्यूअर हैं वो ज्यादातर आपको पर्सनल लेवल पे जानने लगते हैं। मैं अभी 6 साल से काम कर रहा हूँ, तो जहाँ भी करते हैं लोग जानने लगते हैं। अब एक बार जब जाते हैं तो लोग पूछ लेते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, तो लोग कनेक्ट कर लेते हैं। तो वैसे में क्या होता है कि आप जो, जिसने पत्रकारिता को इलाके में अगर किसी ने बदनाम कर रखा है, आप उस ट्रैक पे ना जाएं, आप जो सही, जो जिस तरीके से काम हो सकता है, जो जेन्युइन स्टोरी है उसको अगर सही से प्रेजेंट करें, तो मुझे लगता है एक भरोसा बनता है लोगों का। और मैं मीडिया के ऊपर, मुझे तो लगता है कि बना है, बाकी आप बता पाएंगे कि कितना बना है नहीं बना। मुझे लगता है कि मैं मीडिया के ऊपर लोगों का भरोसा बना है, बल्कि कई बार इस तरह के हम लोग के पास मैसेजेस आते हैं, कमेंट आते हैं, कुछ खबर छूट जाता है तो लोग पूरे हक से डांटते हैं, मतलब उसमें मैसेज आता है कि हम तो इंतजार कर रहे थे कि ये वाले पे भी आपका खबर आएगा तभी हम विश्वास करेंगे, लेकिन आपने किया ही नहीं। तो फिर हम उनसे सॉरी बोलते हैं, भाई उस तरीके के रिसोर्सेज हमारे पास है नहीं। तो होता है कई बार कि हमने उस सेम डे पे पूर्णिया कवरेज करने चले गए, तो हो सकता है अररिया की खबर रह गई होगी, तो फिर हम माफी मांग लेते हैं। तो जब इस तरह के मैसेज आते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, भरोसा बना तो है, क्योंकि हम उस तरीके से उस चीज में नहीं घुसे हैं। अच्छा, मेरा सवाल इसलिए था कि अभी देख रहे हैं रवीश कुमार हैं या और लोग हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया में काम करते थे, अभी सभी यूट्यूब पे शिफ्ट कर गए, तो आपको क्या लगता है ये इनकी मजबूरी रही है कि बाई चॉइस ये यहाँ है? ज्यादातर लोगों ने तो अपनी स्टोरीज बताई है कि कौन किस वजह से आए हैं। अच्छा, मैं भी, जैसे आप एक दर्शक हैं उनके, मैंने भी देख के ही पता किया है कि कौन किस वजह से इस पे आए। लेकिन मेरा बस एक ही एतराज है, मैंने दिल्ली में कॉन्फ्रेंस में भी इस चीज़ को उठाया था, नीलाभ मिश्र मेमोरियल कॉन्फ्रेंस होता है दिल्ली में एनुअल, तो वहाँ पर पत्रकारिता के दिल्ली से कई लोग थे, तो वहाँ मुझे एज ए स्पीकर बुलाया गया था। तो वहाँ मैंने ये कंसर्न उठाया था कि सब सही चीज़ है, मीडियम हमेशा
देखिए मीडियम को आप बदनाम नहीं कर सकते, टीवी पे कर रहे हैं, यूट्यूब पे कर रहे हैं, फेसबुक पे कर रहे हैं, हमेशा ये मायने रखता है कि आप क्या कर रहे हैं वहां पे। तो मुझे लगता है कि जो रोल मॉडल जो लोग रहे हैं पत्रकारिता में और जिनको देखकर दूसरे लोग पत्रकारिता में आए हैं, तो वो डिफाइन एक तरीके से कर देते हैं कि पत्रकारिता रियल में है क्या। तो ऐसे लोगों को भी उस चीज की समझ थोड़ा सा मुझे लगता होगी, तो उस चीज को मेंटेन रखना चाहिए कि अगर एक हमेशा बंद कमरे में वाली पत्रकारिता तक लिमिट नहीं कर देनी चाहिए। मतलब आप मोनोलॉग अगर कर रहे हैं तो महीने में अगर आपने 20 दिन मोनोलॉग किया है, तो मुझे लगता है कि महीने में एक ग्राउंड रिपोर्ट भी होनी चाहिए। मुझे ये लगता है, अब सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ मजबूरी रही रही होगी होगी जैसे हम और आप अपनी मजबूरियां शेयर करते रहते हैं, वैसे उनकी भी कोई मजबूरी रही होगी। लेकिन होता क्या है कि जब पत्रकारिता में किसी ने बड़ा नाम कमा लिया है, अब जो नए बच्चे आ रहे हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जब आप उनको कहेंगे कि आप किसके तरह पत्रकार बनना चाहते हो और एक रैंडम वो नाम लेता है, और फिर आप देखते हैं कि वो दिन भर बैठ के मोनोलॉग ही करते हैं, या मतलब जो रियल पत्रकारिता होनी चाहिए, जिस चीज की जरूरत है देश को, वो अगर नहीं कर रहे, अगर खुद से भी नहीं कर सकते तो अपनी टीम को भेज के या किसी और को रख के कर सकते हैं, मुझे ये लगता है। लेकिन अगेन मैं कहना चाहूंगा कि हर एक इंसान की कोई ना कोई मजबूरी होगी, हम और आप अपनी मजबूरी शेयर कर लेते हैं तो जान लेते हैं। अब जहां जिनकी मजबूरी हम नहीं समझ पाते तो उनके बारे में हम 10 बातें कर सकते हैं। जर्नलिज्म क्या है? क्या है, मतलब आसान भाषा में कहें आसान तो भाषा में, क्योंकि हम लोग, मैं तो आज तक अपने आप को, अगर आप मेरी बात बोले तो मैं तो, मुझे लगता है मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, क्योंकि इंटरनेट मार्केटिंग मेरा बैकग्राउंड है, एसईओ मुझे आता है, चीजों को ऑप्टिमाइज करने मैं जानता हूँ। तो मैं इसलिए ये पूछता हूँ, क्योंकि आप लोग बहुत ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, कह रहे डिग्री लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ है क्या? मेरे पास नहीं, डिग्री गवर्नमेंट है। ने तो कोई ऐसा रूल बनाया नहीं, सिंपल अच्छा। बात। तो जब रूल गवर्नमेंट जिस दिन बना देगी, जैसे लॉयर के लिए आपके पास डिग्री चाहिए, डॉक्टर के लिए डिग्री चाहिए, गवर्नमेंट बना दे कि पत्रकार बनने के लिए डिग्री चाहिए, तो उस दिन होगा। आज तक तो नहीं है। इवन के जो वेब मीडिया पोर्टल्स के लिए जो लॉज हैं वो भी अभी बन रहे हैं, अभी गवर्नमेंट ने कुछ फाइनल बना नहीं लिया। मतलब बिहार का अपना एक वो पोर्टल लॉज है, स्टेट वाइज है, जो MIB, जो मिनिस्ट्री ऑफ IB इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग बना रही है, वो अंडर डेवलपमेंट है, ड्राफ्ट में है, आ रहा है, जा रहा है। तो एक फिक्स रूल वेब मीडिया को लेकर की, जैसे टीवी को लेकर रूल है, वो सब अभी सब कुछ बन रहा है। तो उसमें शायद अभी तक तो खैर मुझे नजर में कहीं नहीं आया कि डिग्री का कहीं कुछ है। तो पत्रकारिता के लिए तो कोई वैसा डिग्री है नहीं, लेकिन एक बार हो जाने से ये होता है कि अब मेरे साथ तो ये हुआ कि मैंने IMC के जो अच्छे प्रोफेसर भी हैं, वो भी यही कहते थे कि 9 महीने का कोर्स है वो। IMC में बेसिकली सब PG डिप्लोमा होता था, अब शायद मास्टर शुरू हो गया है। तो PG डिप्लोमा में ये था कि 9 महीने में आप कुछ सीखने वाले तो हो नहीं, आप अगर पहले से कुछ जानते हैं पत्रकारिता के बारे में, आगे आप करेंगे वही। यहाँ पर आप क्या करेंगे, कनेक्शंस बनाएंगे नए। तो वही हुआ, मतलब 9 महीने में आप इस तरह का आपका नेटवर्क बन जाता है, कनेक्शंस बन जाते हैं कि आपको कहीं किसी तरह का कुछ, कहीं किसी का कांटेक्ट चाहिए, किसी बारे में जानकारी चाहिए, तो ऐसी फ्रेंड सर्किल बन जाती है, ऐसे सीनियर्स बन जाते हैं। तो वो ज्यादातर आगे लाइफ में काम आता है। वहाँ बाकी वहाँ आपको कोई सिखा नहीं देता है कि कैमरे पे कैसे बोलना है या कैसे लिखना है। कोशिश करते हैं लोग सिखाने की, लेकिन जो आप पहले से सीखे हैं वह करेंगे आप वही। कुछ वहाँ पे ऐसा खतरनाक, कुछ ऐसा मैजिकल नहीं हो जाएगा कि आप बदल जाएंगे वहाँ किसी मीडिया कॉलेज में जाके। तो वही है, जैसे फिल्म मेकर्स के बारे में बोला जाता है, जो पहले से सीखे हुए वही करते हैं, कॉलेज में जाके असाइनमेंट ही करते हैं वैसे ही। दिल्ली छोड़े हुए कितना टाइम हो गया आपको? 6 साल हो गया, 2018। क्या मिस करते हैं? दिल्ली ज्यादातर तो फ्रेंड सर्कल ही मेरा दिल्ली में है बस। तो सबसे ज्यादा वही के 2006 में मैं दिल्ली गया था 9th क्लास में, वापस आया 2018 में। तो 12 साल जब आप किसी शहर में, 1 साल बीच में कोटा, 10 से 11, 1 साल भी नहीं, 6-7 महीना। तो इतने दिन जब आप किसी शहर में रहते हैं तो आपके स्कूल से लेकर कॉलेज के फ्रेंड सब वही हैं, तो बस ज्यादातर फ्रेंड्स वही हैं। फ्रेंड सर्कल ही मिस करता हूँ, लेकिन 6 महीने में यहाँ भी अब इतने फ्रेंड्स बन खाने गए। का शौक है आपको? बहुत ज्यादा। मैं तो तो खाना मिस नहीं करते दिल्ली का? बहुत ज्यादा दिल्ली का खाना, पुरानी दिल्ली जामिया नगर का खाना के अलावा मैं तो इस लेवल का फूडी हूँ कि जो स्टेट हाउसेज होते हैं वहाँ पे, मतलब आंध्रा स्टेट हाउस हो गया, महाराष्ट्र का हाउस हो गया, वहाँ पे सबका अपने अपने स्टेट का फूड मिलता है। मैंने वो तक नहीं छोड़ा है, कश्मीर का फूड कैसा होता है, क्योंकि उस वक्त कॉलेज टाइम होता था कि अब कश्मीर जाके तो नहीं खा सकते, तमिलनाडु जाके तो नहीं खा सकते, कम से कम वहाँ खाना कैसा मिलता है वो खा लो। तो मैं स्टेट हाउसेज में जा जाके खाना खा के ट्राई किया हुआ हूँ। तो उस तरीके से
उस लेवल का फूडी हूँ मैं, कह रहा हूँ। कोई फेवरेट डिश? फेवरेट डिश तो बिरयानी, मतलब कभी रिप्लेस नहीं हो सकता बिरयानी। हर तरह सस्ता भी है। हाँ, सस्ता भी है, पॉकेट के हिसाब से काम काम हो चलाओ जाता है। भी है। और बिरयानी ने मतलब ये है कि ये भी क्या है कि हम लोग जितना होता है ना कि टाइम उसमें कम लगता था, कि जल्दी जल्दी में सब आप खा रहे हैं, खा के निकल जा रहे हैं, उतना आराम से अगर आप नहीं बैठे तो वो आप रोजाना रोजमर्रा के काम के बीच में भी उसको एज अ लंच, ऑफिस ऑफिस के बीच में टाइम नहीं मिला तो 10 मिनट में खा के आ गए, कॉलेज में असाइनमेंट है 10 मिनट में खा के, ऐसी चीज है और मजेदार चीज है, बस यही। नेताओं से लड़ाई होती है? इंटरव्यू के दौरान बहुत हुई है, क्या हुआ देखिए। था वो पूर्णिया में कुशवाहा साहब के साथ मैं देख रहा था, उठ के चले गए थे, क्या क्या हो गया था? वैसा तो बहुत होता है, कुशवाहा साहब गए इंटरव्यू के बीच में उठ के, तारकिशोर साहब गए जब डिप्टी सीएम बनने के कुछ महीने बाद हमने उनका इंटरव्यू किया था, तो कुशवाहा साहब से शायद मुझे याद नहीं क्या सवाल था अभी, कोई सवाल ही था जिसको लेकर यूनियन टेरिटरी पे कुछ किया था, आपने पूछा था यूनियन टेरिटरी की बात करते नहीं हैं नहीं, आप शायद उसमें। घुसपैठ को लेकर हाँ कुछ होगा, वो घुसपैठ। मुझे देखना होगा। अच्छा अच्छा। घुसपैठ, क्योंकि जदयू बीजेपी अलायंस में है, तो लोकसभा के टाइम में बीजेपी वाले घुसपैठ का मामला बहुत ज्यादा पुश कर रहे थे, तो मैंने लगता है इंडिया गठबंधन के लगभग सारे ही नेताओं से घुसपैठ का सवाल उस वक्त किया है, तो कई लोगों ने जवाब दिया, कई लोग ने नहीं जवाब दिया, तो बस वही है, तो उस तरह का होता है, लेकिन वैसा नहीं कि उसके बाद उन्होंने कुछ कहा, वो बस उठ के चले गए, उनका कैंपेन था, ऐसा नहीं कि उन्होंने कहा कि ये मत चलाना या कुछ, तो बल्कि उन्होंने कहा कि फिर, बल्कि ये कहा, मुझे याद है कि इंटरव्यू के बाद जब बाहर आए तो उन्होंने ये जरूर कहा था कि और फुर्सत में लंबी इंटरव्यू करेंगे, अभी तो इलेक्शन के बीच में टाइम नहीं है, तो ये बल्कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि अगर इंटरव्यू हो गया उसके बाद और आपको भी पता है, इंटरव्यू देने वाले को भी पता है कि जो ये उठ के गए हैं शायद ये इनके लिए सही ना मैसेज जाए, उसके बावजूद अगर दबाव वो नेता नहीं बनाता है कि नहीं ये हटा देना, तो मैं तो उसकी तारीफ करता हूँ कि भाई कम से कम वो इतना तो समझ रहा है कि भाई ये इसका काम है, ये मेरा काम है, मेरा हक था, मैं उठ के गया, इसको इंटरव्यू लेना था, ये लेके गया, तो बस वो मैं तो ऐसे नेताओं की तारीफ करता हूँ, बल्कि दोबारा अगर इंटरव्यू दें वो तो मैं और तारीफ करूंगा। मतलब दोबारा अगले इलेक्शन में शायद विधानसभा लड़ेंगे या नहीं पता, लेकिन वो एक इंडिविजुअल केस नहीं है, वो तो कई ऐसा हुआ है, मतलब 6 साल के इतिहास में तो कई बार ऐसा हुआ है कि इंटरव्यू के बीच से कई लोग गए, कई लोग नहीं गए, तो बाद में नाराजगी भी जाहिर की। क्योंकि आप बहुत ग्रास रूट रिपोर्टिंग करते हैं, तो आपको क्या लगता है सीमांचल में मेन चैलेंजेस जो है लोगों के पास क्या है? बार एक समस्या है कि नहीं है, वो ज्यादा लोगों ने क्रिएट कर नहीं, रखा है? देखिए बार कटान ही हर एक चीज का जड़ है, बार कटान की वजह से पलायन हो रहा है, बार कटान की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट यहाँ नहीं हो पा रहा है, वो मतलब होता है, अब बन रहा है टूट रहा है, बन रहा है टूट रहा है, तो वो टिक नहीं पा रही है चीज़ें, और सरकार भी शायद उस हिसाब से जिस तरह की चीज़ें बननी चाहिए उसको सही से इंजीनियरिंग नहीं कर रही, नहीं बन पा रही, तो हर एक चीज़ का मुझे लगता है मूल जो है वो जाके बाढ़ पे ही अटक जाता है। तो क्या फ्लश फ्लड है ज्यादा? ये सीमांचल कोसी ही नहीं, बल्कि अब हम इसको ब्रोडर पर्सपेक्टिव में बोले तो पूरा नॉर्थ बिहार, अब जो पूरा सीमांचल कोसी से होते हुए आप चंपारण तक चले जाइए, पूरा इलाका मतलब इससे परेशान है, हर एक जगह की समस्या यही है कि नदियों को अब तक इतने साल में मतलब रेगुलेट नहीं किया, कह सकते हैं कि जिस सही डायरेक्शन में इस्तेमाल किया जाना था वो नहीं किया गया, उसका कोई समाधान नहीं निकाला गया। अब इसमें समाधान क्या होगा ये हम और आप डिस्कस करके उसका कोई फायदा है नहीं, वो इंजीनियर्स को लेके बैठे, एक्सपर्ट्स को लेके बैठे हैं, कई देशों ने इस पे समाधान किया है, तो क्यों नहीं हो सकता, यहाँ भी हो सकता है। नहीं, आपको ऐसा नहीं दिखता? मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ, ये कोसी नदी है ना, ये इंक्रोचमेंट सबने कर रखा है, रास्ता आप पानी को देंगे नहीं तो पानी तो अपना रास्ता बनाएगा ना, सिल्ट गाद आता है ना, एकदम आपकी नदियां उथली हो गई हैं, तो एकदम फ्लैश आता है, फ्लैश हो जाता है, पानी चारों तरफ बिखर जाता है, तो मैं उस कंसर्न में पूछ रहा था, क्योंकि आप ग्राउंड पे रहते हैं ना, तो आपको नहीं दिखता, ये चीजें नहीं दिखती? हाँ दिखती हैं, इस पे भी हम लोगों ने कई बार स्टोरीज की हैं, और ये वन ऑफ द रीजन है ही। और इंक्रोचमेंट आप कई जो शहर की नदियां हैं, पूर्णिया शहर की नदी है, शहर के बीच में किशनगंज शहर की नदी है, अब उन नदियों को लापता होते जा रही है नदियां, उस शहर लोग शहर नदी पे बसता जा रहा है, तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है। बल्कि किशनगंज में जो रमजान नदी, इसको लेकर कई लोग कोशिश भी कर रहे हैं, अब वो कितना जेन्युइन कोशिश है वो आने वाला वक्त ही बताएगा, इंक्रोचमेंट हटा के नदी को सही जो उसका
है चैनल उसको प्रॉपर बनाया जाए और उसको थोड़ा सौंदर्यीकरण भी उसका किया जाए। तो वो तो है ही, इंक्रोचमेंट एक बहुत बड़ा इशू है ही, माइनिंग बहुत बड़ा इशू है। अभी तरीके से ज़रूरत से ज़्यादा खनन हो जाता है तो उससे कई बार बहुत ज़्यादा, कई जगह अभी हमने पिछले साल या पिछले से पिछले साल शायद स्टोरी किया था कि वो ठाकुरगंज में एक ही जगह से इतना बालू खुदाई कर लिया था कि गांव वालों तक को अंदाजा नहीं था कि वहां पे इतना बड़ा गड्ढा है। तो बस लोग जैसे ही आम गुजरते हैं, थोड़ा सा पानी, लोगों ने सोचा थोड़ा ही पानी होगा, वो गुजर रहे थे, वो डूब गए। 2-3 बच्चे वहां पे इंतकाल हो गया। बच्चे वो एएमयू वगैरह में पढ़ते थे और बीच में आए हुए थे घर, पढ़ते थे या शायद एडमिशन हो गया था, लेने वाले जाने वाले थे एडमिशन लेने। तो इस तरह के दर्दनाक हादसा होता है इलीगल माइनिंग वगैरह की वजह से। वो अच्छा, जब कोई कंटेंट करते हैं तो इसको प्रूफ कैसे करते हैं? किस तरह का प्रूफ? किसी आप मान लिया स्टोरी कर रहे हैं, है ना, एक कंसर्न को रेज कर रहे हैं, तो वेरीफाई कैसे करते हैं जो कंसर्न है वाकई जेन्युइन ये रीजन भी है कि नहीं रीजन है, या सिर्फ कंटेंट जनरेट कर देते हैं? नहीं, वेरीफाई करते हैं और अपने स्तर पे जितना भी वेरीफाई हो सकता है। जैसे पहला तो फील्ड पे विजिट करने बाद कई बार तस्वीर सामने आती है। आज ही का बता रहा हूँ एग्जांपल, हम लोग सुपौल में एक स्टोरी कर रहे हैं, वहाँ के नेताओं से बात की, अधिकारियों से बात की, उन्होंने कहा कि सब सही है, सब सही है, ठीक है, आइए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आइए नहीं, उन्होंने कहा सब सही है, सब सही चल रहा है। वहाँ गए तो पता चला 1.5 महीने से बंद पड़ा है। तो पहली बात तो फील्ड पे जाके ज़्यादातर तस्वीरें क्लियर हो जाती है। गवर्नमेंट की वेबसाइट पे जो क्लेम किया जा रहा है वो फील्ड पे कितना दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, डाटा पे को आप बारीकी से देखेंगे तो कई बार लूपहोल नजर आ जाता है। उसके बाद अधिकारी क्या क्लेम कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव जनप्रतिनिधि हैं क्या क्लेम कर रहे हैं, उसको आप जाके वहाँ पे फील्ड पे जाके वेरीफाई करेंगे, वो होगा ही, उससे दिख जाती चीज। जो चीजें आंखों से और कैमरे पे दिख रही हैं उसको आप कैसे झुठला सकते हैं? जो आप देख रहे हैं सामने, ये चीज ये कहा जा रहा है लेकिन ये हो रहा है, तो उसको तो झुठला ही नहीं सकते। बाकी ये कि डाटा से उसको वेरीफाई करें। और कई चीज़ों को, स्टोरी को बैकअप करने के लिए डाटा का सहारा लेना पड़ता है कि आप स्टोरी को, आपके अररिया से ही हमने कस्टडियल डेथ, जो हिरासत में मौतें होती हैं, उसको लेकर स्टोरी किया था। 4 या 5 लोग का हमने उनकी फैमिली से मिलकर हमने सबकी कहानी की थी 2 साल पहले। तो उसको अब जैसे हो गया कि आप देखेंगे कि अररिया में कस्टडियल डेथ तो किसी के लिए भी बहुत छोटी स्टोरी है, लेकिन हमने उस स्टोरी को स्टार्ट किया कि पार्लियामेंट में अभी ये पार्लियामेंट के पटल पे रखा गया है। किसी सांसद ने ही सवाल किया था, उनके जवाब में कहा गया था कि बिहार में इतने कस्टडियल डेथ हुए हैं और उसमें मतलब जो भी हमें चेंजेस दिख रहा था, अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि साल दर साल बढ़ रहा है या घट रहा है, तो वहां से हमने स्टार्ट किया। तो वो एक आंकड़ा हो जाता है। उसके बाद बिहार का पोजीशन क्या है कस्टडियल डेथ में, कि सबसे ज्यादा किस स्टेट में है, बिहार का पोजीशन क्या आ रहा है। तो एक स्टोरी वो बड़ी भी हो जाती है कि लोकल लेवल पे नहीं है। फिर आप एग्जाम्पल्स पे आते हैं कि अभी हम अररिया में हैं और इस चीज को देखने की कोशिश करेंगे कि अररिया में ये जो 5 डेथ हुई हैं, क्या क्या स्थिति में हुई है, क्या वजह है, कहाँ तक उसका इन्वेस्टिगेशन पहुंचा है। आपने बताया 2018 से आपने प्रॉपर यहाँ पे शुरू किया, और क्योंकि तस्लीम साहब जब डेथ किए तो उनके साहबजादे आए, तो वहां से आपने अपना जर्नी शुरू किया था। तो क्योंकि पॉलिटिक्स की बात आपने की, तो आपकी क्या फाइंडिंग्स है अब तक? पॉलिटिकल जो सिनेरियो है कितना शिफ्ट हुआ है कि नहीं, स्टैटिक मोड में ही चल रहा है सब कुछ? किस लिहाज से? जैसे पार्टियां आई, एमआईएम की एंट्री हुई, अभी प्रशांत किशोर बहुत जोर शोर से अपने हाथ पैर मार रहे हैं, आज एक ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है, एक बीजेपी का पॉलिटिक्स है। तो आप, अगर मैं ये बोलूं कि ये 2018 और अब को आप देखें तो कुछ आपको डिफरेंसेस नजर आते हैं या वैसे ही चल रहा है? डिफरेंस तो हर एक इलेक्शन अलग होता है कि इतना, और बिहार में अपने इलाके में अब आप देखिए कि 19 और 20 में कौन कह सकता था कि पप्पू यादव 24 में सांसद बन जाएंगे, है ना। 19 हारे, 20 भी हारे मधेपुरा से, विधानसभा चुनाव मधेपुरा शहर से ही लड़ते हैं, चंद्रशेखर, प्रोफेसर चंद्रशेखर के खिलाफ, तो शहर से हार गए और फिर 24 में बन जाते हैं। तो अपने इलाके का ही नहीं, वो हर जगह का ही हाल है। पॉलिटिक्स काफी अनप्रिडिक्टेबल चीज है, बट ये है कि ज्यादा कुछ लोग जो लगे रहते हैं वो कभी ना कभी कामयाब होते हैं, वापस होते हैं। उस तरह का चेंज पार्टी के लेवल पे आप कहें तो पार्टी के लेवल पे चेंज क्या है कि 20 में एक एमआईएम का फेनोमेना राइज पे था, खासकर किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के अंदर। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के बाहर तो नहीं था, लोकसभा क्षेत्र के 6 में से 5 सीटों लोग जीते थे। तो उस वक्त वो चीज दिख भी रहा था 20 से पहले।
तो वो उस वक्त था। लेकिन अभी एक ये पीके का फेनोमेना जो प्रशांत किशोर वाला जो चर्चे में है, तो अब ये 2 अक्टूबर को इनकी जब पार्टी बन जाएगी, अभी तक पार्टी बनी नहीं है, तो उसके बाद ही उसका कुछ रियल में पता चलेगा कि क्या कितना असर पड़ता है, कितना नहीं पड़ता है। स्पीचेस में तो साफ दिख रहे हैं कि मुसलमानों को काफी मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे वो हैं तो या ग्राउंड रियलिटी भी बोल रहे हैं। एक चीज तो मैं ये देखता हूँ कि बार्गेनिंग तो अब शुरू हो चुका है, इसलिए कि अभी आरजेडी का दौरा चालू हो गया है, कांग्रेस वाले भी बहुत एक्टिव हुए हैं, आज रिया में आए थे ये लोग, तो मैं देख रहा हूँ कि मुसलमानों को अपने तरफ मोबिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, रैपअप करेंगे मुसलमानों को अपने तरफ। सब अपने अपने स्तर पे करते जी, हैं, तो उसमें तो आप उसमें हम और आप इसमें कुछ नहीं, मैं बातचीत करेंगे। ये जानना चाह रहा हूँ, बस कैजुअल ही बात करते हैं, जी। ये भी रहेगा तो खैर, आपको क्या लगता है कि ये कुछ फैक्टर कर पाएगा? वही मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत जल्दी है अभी ये कहना, क्योंकि आप एक नॉन एग्जिस्टिंग चीज के बारे में बात कर रहे हैं। अभी ये मुझे नहीं पता ये वीडियो आप 2 अक्टूबर के बाद डालेंगे या पहले डालेंगे, लेकिन 2 अक्टूबर को जब पार्टी बन जाएगी, उसके बाद मुझे लगता है पार्टी बनने के बाद उस पार्टी को 2-3 महीने का वक्त दिया जाना चाहिए। उसके बाद उस पर डिस्कशन होने चाहिए कि फैक्टर है कि नहीं। जो पार्टी अभी बनी ही नहीं है, अभी कुछ दिन पहले ही शायद पूर्णिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि जन स्वराज नाम भी मिले या नहीं मिले इसको, क्योंकि कई लोगों ने अप्लाई कर दिया है। तो अभी तो पहले 2 अक्टूबर को क्या बनता है, जन स्वराज ही नाम उनका रहता है या कुछ और नाम रहता है, सब कुछ हो जाने दीजिए, तब वो सही समय रहेगा। क्यों जो चीज़ अभी एग्जिस्ट ही नहीं किया उसके बारे में अभी चर्चा करना। अभी अभी मुझे नहीं पता कि क्या एनजीओ है, ट्रस्ट है, या शायद कुछ भी नहीं है अभी। अभी बस एक अभियान है, एक मतलब एक रजिस्टर्ड, मुझे मेरे ख्याल से कुछ नहीं है वो। तो अभी एक पार्टी बन जाने दीजिए, तब उस पर शायद बात करना ज्यादा अच्छा, रहेगा। 2020 की बात कर रहे थे ना, बड़े धमाकेदार एंट्री हुई थी एमआईएम की, जी जी। अभी कहाँ नजर आ रहे हैं कि नहीं? कैसा लग रहा है आपको माहौल? आप तो किशनगंज की तरफ ज्यादा रहते हैं। एमआईएम का 2020 वाला पिक्चर ये था कि जो भी लोग जीते उनका क्या कहते हैं, वो उसमें से 4 तो आरजेडी में ही चले गए। तो अब उनके लिए रिप्लेसमेंट अभी इनके लिए एक थोड़ा मुझे लगता है कि चैलेंज होगा कि उन विधानसभा क्षेत्रों में दूसरा अब उनकी जगह कौन आएगा, और वो उस चीज़ को 20 वाला वेव बना पाएंगे कि नहीं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि लोकसभा इलेक्शन के टाइम में ये कहीं ना कहीं देखने को मिला कि किशनगंज लोकसभा के अंदर हर एक विधानसभा में एमआईएम का कोई फेस, मतलब ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि किसी भी विधानसभा में नहीं, मतलब 6 के 6 विधानसभा में, मतलब ऐसा 6 फेस 20 में आप कहेंगे कि दिख रहा था। 19 लोकसभा इलेक्शन एमआईएम लड़ी, तीसरे पे आई। 20 में ऐसा दिख रहा था कि हर 6 विधानसभा में आप 5-5 आदमी का नाम कोई भी गिना सकता था। अच्छा, 5 आदमी यहाँ से भी एमआईएम के लिए तैयारी कर रहा है, ये भी कर रहा है। तो अभी उस तरह का है कि इनके लिए हर एक विधानसभा में फेसेस ढूंढना, कि हर एक विधानसभा में उस तरह का फेस जो लड़े, अभी वो उस फेज पे हैं। अब कौन आता है आने वाले दिनों में इनके साथ, सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा कि वो क्या कोई पावरफुल आदमी आता है, वो जीतने वाला कैंडिडेट आता है, नया आएगा तो उसको जमीन पर मेहनत करनी पड़ेगी, वो उस पर। तो एक तरह की बस ये मुझे लगता है कि जो 20 में जो इन्होंने अचीव कर लिया था, तो अब लड़ाई उससे आगे नहीं है, बल्कि वापस इनको फिर से शुरू करना पड़ रहा है। क्योंकि वो लोग चले गए, तो अब नए लोग आ रहे हैं, तो उन नए लोगों को फिर से जीरो से अपनी लड़ाई शुरू करनी पड़ेगी। और फिर वो 25 के इलेक्शन में वो नजर आएगा कि वो कुछ कर पाते हैं कि नहीं। मतलब फिर से इनकी लड़ाई, और ये लड़ाई उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन 4 चले गए थे। 4 विधायक जब आरजेडी में चले गए, तो उसी दिन ये तय हो गया था कि आप जो एमआईएम की लड़ाई वापस वो आ चुकी है 2019, या कहें आप उससे भी पीछे 2018 में। अब वहां से फिर इनको शुरू करना पड़ेगा पूरी लड़ाई। अच्छा, आपने तो काफी कुछ किया, अभी आप कह भी रहे थे अपने कन्वर्सेशन में कि लोग अब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये स्टोरी मैं वाली नहीं आए तो फोन करके भाई आप नहीं पहुंचे। तो अभी नए बच्चे भी बहुत तैयारी कर रहे हैं, है ना, आना चाहते हैं, उन्हें ग्लैमरस ज्यादा लगता है। मैं टू बी वेरी फ्रैंक है, हमारा बहुत कोर काम है ये, बहुत ही मोनोटोनस जॉब है। रियलिटी में खड़े हैं, बात कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देंगे? ग्लैमर के अगर सोच के आ रहे हैं तो बिल्कुल ना है, बल्कि इस चीज का मैंने इतना ख्याल रखा, कुछ लोग कहते हैं कि शायद मैंने ये गलत भी किया। स्टार्टिंग के 3-4 दिन तक शायद आप भी उनमें से एक होंगे, बहुत लोग जानते ही नहीं थे मैं मीडिया के पीछे है कौन, और लोग गेस करते थे कि शायद ये अररिया का लड़का होगा, कटिहार का लड़का होगा। तो मैंने यहाँ तक कोशिश की कि जिस वीडियो में मेरे फेस की जरूरत नहीं है मैं दिखेगा ही नहीं वहाँ। मैं चाहता था कि एक ऐसा मॉडल बने कि कोई भी हो बस ब्रांड के नाम पे चले। फिर धीरे धीरे ये एहसास हुआ कि एक यूट्यूब चैनल को ग्रो करने के लिए शायद फेस की जरूरत है।
तो फिर हम हुए, शाह फैसल भाई हुए, फिर अरीबा खान जो एंकर थी वो आई, और बीच में और लोग भी आए। तो ये एक फेस हमने बनाना शुरू किया। पहले हम चाहते थे कि पता ही ना चले कौन है, क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लियर था कि ग्लैमर के लिए तो मैं इधर नहीं आ रहा हूँ कि वो करना है, एंकरिंग करना है, 10 लोग जानेंगे, उस चीज़ के लिए नहीं आ रहा। तो ये चीज़ के लिए जो आ रहे हैं तो ना आए तो बेहतर है, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। दूसरा जो आपने पहले भी सवाल किया था, तो मुझे लगता है कि उस सवाल का जवाब यहाँ पे हो सकता है कि अर्निंग का को लेकर ये बीच में रह गया, फिर हम लोग दूसरी तरफ बात करने लगे कि अब जो लोग आए तो इंडिपेंडेंट अगर पत्रकारिता करना चाहते हैं, अपना संस्था चलाना चाहते हैं, या एज ए फ्रीलांसर भी काम करना चाहते हैं दूसरे संस्थानों में, तो ये जरूर सोच के आए कि और जो प्रोफेशंस हैं उसके जैसा आपको यहाँ पे कोई रेवेन्यू का कोई फिक्स मॉडल नहीं है। हाँ, आप अगर कहीं जाके किसी नेशनल मीडिया में जॉब करेंगे, वहां शायद आपको उस तरह का फिक्स अर्निंग मिल जाए, लेकिन अपना करेंगे तो ये सब कुछ यूट्यूब से आप कितना कमा पाते हैं ये डिपेंड करता है बहुत ज्यादा कि यूट्यूब पे आपकी कितनी व्यूज जाती है। अब पहला चीज ये, दूसरा ये कि अगर आप कोर जर्नलिज्म करेंगे, जैसे मैंने अभी कस्टोडियल डेथ वाली स्टोरी के बारे में बताया, स्टोरी बहुत अच्छी है, हमने मेहनत किया, 1 हफ्ते तक उसमें मेहनत किया। 1 हफ्ते मतलब जहाँ जहाँ जिस जिस गांव जाना था वहाँ गए, अररिया जेल के जो सब जेलर साहब थे उनसे बात करने की कोशिश की, कई एक्टिविस्ट से बात की। अब उस स्टोरी को जब आप डालते हैं, कस्टोडियल डेथ आ गया वर्ड, तो यूट्यूब उस पर ऐड नहीं चलाएगा, मतलब लिमिटेड एड्स में उसको डाल देगा। तो जब आप उस तरह की स्टोरीज करते हैं मेहनत, और उस पर यूट्यूब से कुछ अर्निंग आ ही नहीं रहा। कुछ दिन पहले हमने रानीगंज से स्टोरी की मल न्यूट्रिशन को लेके, रानीगंज के गांव में लोग मर रहे थे, वो पता चला कि मल न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा हाई था उस गांव में, वजह पता नहीं, बाद में क्या आया नहीं पता। लेकिन उस दिन जब हम लोग गांव में गए तो पता चला कि प्रॉपर बच्चों को डाइट नहीं मिल रही है, और देख के भी बच्चों को लगता था कि काफ़ी मेलनरिश्ड बच्चे हैं। लेकिन कुपोषण वर्ड आ गया, मेलनरिशमेंट वर्ड आ गया, तो यूट्यूब उस पर ऐड नहीं लगाएगा। और फिर वो ब्राउज सर्च में भी शायद नहीं भेजता है। वो आगे क्या करता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो ऐड उस पर नहीं लगाएगा। अब जब उस पर ऐड लगा ही नहीं रहा तो आपका रेवेन्यू कहाँ से आएगा? तो यूट्यूब से तो कमाई का रास्ता बंद। दूसरा अब रास्ता बचता है कि आप कहीं से स्कॉलरशिप, कहीं से फेलोशिप, कहीं से ग्रांट ले, जो काफ़ी फ्लेक्सिबल चीज़ है, वो कुछ फिक्स नहीं है कि आपको हमेशा मिल ही जाएगा। कम्पिटिटिव चीज़ है, जैसे आप कोई कंपटीशन देते हैं उसमें आप हो सकता है कामयाब हो ना हो, तो कोई फेलोशिप के लिए आप अप्लाई किया, हो सकता है कामयाब हो ना हो, किसी ग्रांट के लिए आपने अप्लाई किया, हो सकता है कामयाब हो ना हो। तो ये बिल्कुल लक पे है, तो आप लक पे एक संस्था नहीं चला सकते, आपको एक रेवेन्यू का मॉडल बनाना पड़ेगा। तो हमने ये मॉडल बनाया है कि 199 रुपीज़ मंथली, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, लॉयल सब्सक्राइबर हैं, मंथली 199 रुपीज़ माई मीडिया को अगर 2500 लोग भी दे देंगे तो माई मीडिया हम लोग आसानी से चला सकते हैं, बल्कि चला ही नहीं सकते, हम इसको ग्रो करते हुए कितने लोग हो गए? कोसी सीमांचल से आगे ले आ सकते हैं। अभी क्या, कभी भी 10, एक बार मुझे लगता है कि 18-19 लोग हुए थे जब हमने शुरू किया था, अभी तो 10 से नीचे ही है। अरे बड़ी बदकिस्मती है सर, आप देख रहे हैं जो इन्होंने कुछ नहीं है, मैं कर दूंगा आज। अरे ये क्या है? नहीं देखिए, वो है कि आप सिर्फ देखेंगे 2500 जो नंबर है वो बहुत छोटा है। तो मैं किसी से बात करता हूँ कि 199, जैसे आप एक अखबार का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, घर पे जो आपके अखबार आता है, आपको उस अखबार वाले को 250, 200, 250 देना ही पड़ेगा। तो वही चार्ज अगर आप हमारा न्यूज देख रहे हैं तो आप वो हमें दे सकते हैं। अब लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि, लोग ये कहते हैं कि यूट्यूब से तो आता ही होगा, तो क्यों देना होगा? तो इसलिए मैंने एक पोस्ट भी डाला था कि हमने पूरा 1 साल का, पिछले 1 साल का उसमें रेवेन्यू तक लिख दिया था कि पिछले 1 साल का रेवेन्यू हमारा $1900 के आसपास था, जो 14,000 शायद होता है, 14,000 से कम ही होता है, $1935 शायद था। तो 14,000 से कम नहीं, मैं गलत हो रहा हूँ, हाँ मंथली, सॉरी, मंथली जो था, हाँ $1900 के आसपास एनुअल था, और मंथली वो 14,000 एवरेज में कम होता है। तो यूट्यूब से इस लेवल की अर्निंग आ रही है जब हम डेली हम लोग एवरेज में 3-4 वीडियो डाल रहे हैं, तब मंथली 14,000 से कम आ रहा है। तो ऐसे में तो कोई संस्था नहीं चल सकता ना। आप लोग पूछ सकते हैं तो फिर संस्था चल कैसे रहा है? अभी हमारा यही है कि अभी हम लोग इतने लकी हैं कि अभी हमारा फेलोशिप वगैरह जो मैंने बताया, ग्रांट वगैरह हम अप्लाई करते हैं, हमें अभी हम उस मॉडल पे कामयाब हैं तो चल रहे हैं, लेकिन वो उसका भी एक लिमिट है। हम चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी सस्टेनेबल हो जाए और यहाँ के लोग ओनरशिप उसको ले लें। अब जब मैं मीडिया, अब कई बार लोग पूछते हैं कि ठीक है हमने 199 रुपया मंथली मैं मीडिया को दे दिया, उसके बाद क्या आप हमारी बात सुनेंगे? तो हम क्या करते हैं, जो हमारे मेंबर्स जुड़ गए हैं
उनसे हम 3-3 महीने में मीटिंग करते हैं। अभी हमने पिछले हफ्ते ही मीटिंग किया है। जितने भी लोग हैं उसमें अभी हमारे 8-9 लोग ही हैं, उन्हीं को हम इनविटेशन करते हैं और उन्हीं से डिस्कशन करते हैं। एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट होता है, कई साथी ऐसे सुझाव दे देते हैं जो हम शायद नहीं कर पाए, नहीं कर सकते हैं, या हमने 3-4 बार कर दिया है, तो हम फिर उनको जवाब देते हैं, उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं कि अच्छा हमने इस इशू पे 3 स्टोरीज कर दी है, या ये हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम मतलब या तो एक्सपर्ट नहीं है। जैसे किसी साथी ने कहा कि आप फाइनेंस को लेकर एक व्लॉग स्टार्ट कीजिए, मतलब डेली बुलेटिन स्टार्ट कीजिए। अब हम फाइनेंस से मेरा एक्सपर्टीज है, तो हम कैसे करें? तो उसमें हम अच्छे से समझा देते हैं कि ना ही इलाके में अभी रिलेवेंस है उसका, ना ही हम एक्सपर्ट हैं। तो ऐसे हम डिस्कशन करते हैं क्वार्टरली, उनके सुझाव को जेन्युइनली लेते हैं, क्यों नहीं कर पाएंगे उनसे बात करते हैं। तो हम ये फील दिलाना चाहते हैं कि आप एक तरीके से अब मैं मीडिया के ऑनर हो गए। और शुरू से जब हमने ये जर्नी स्टार्ट किया था, इसका मॉडल यही था कि लोगों की इश्यूज तभी उठेगी जब लोग उसमें इन्वेस्ट करेंगे, खर्चा करेंगे। इसको आप आसान भाषा में समझिए, लोग जैसे आप देखेंगे आए दिन किसी चैनल को किसी का चापलूस बोल दिया जाता है, या किसी चैनल को जो गोदी मीडिया वर्ड आया, ये सब। तो ये सब क्यों है? क्योंकि वो जो चैनल जिसका लग रहा है वो उसके पैसे लेके काम कर ही रहा है, तो उसके पैसे लेके क्यों काम वो कर रहा है? ऐसे भी कहता है। मैं आपको एक बात नहीं, बताता हूँ। वो पहले मैं बात कंप्लीट जी। करूँ। कोई चैनल किसी के लिए काम क्यों कर रहा है? क्योंकि वो उसी के पैसे पे काम कर रहा है। उसके पैसे पे काम क्यों कर रहा है? क्योंकि पब्लिक जो है वो 100-200 रुपए खर्च करने को तैयार नहीं है। जो कई संस्थानों ने देश में कोशिश किया, न्यूज लॉन्ड्री भी उसी मॉडल पे चल रहा है। तो उसी मुझे लगता है वही फ्यूचर है, और तभी एक इंडिपेंडेंट संस्था चल सकता है, चाहे वो माई मीडिया हो या कोई भी संस्था, उसको ऐसे ही चलना पड़ेगा। करना क्या है? 199 रुपये का 199 रुपया। आप हमारे वेबसाइट पे जैसे ही जाएंगे, सपोर्ट अस दिखेगा लिखा हुआ ऊपर ही। सपोर्ट अस पे जाएंगे, आप स्क्रॉल करेंगे तो पहले वजह लिखा हुआ है क्यों मैं पैसा चाहिए, तो 199 जहाँ लिखा है उसको आप क्लिक करेंगे। उसके बाद क्लिक करते वो जब से सेलेक्ट हो जाएगा, सेलेक्ट होने के बाद आप आगे जाएंगे तो 199 आपका वो सेल्फ डिडक्ट पे, फोन पे वगैरह से आप जिससे भी पे करना चाहते हैं, हर महीने बैंक से हो जाएगा। हाँ हाँ, कार्ड वगैरह से हो जाएगा। या नहीं तो कुछ लोग कहते हैं कि 199 रुपया मंथली हमारे लिए करना मुश्किल है, पूरे साल का हम एक साथ करेंगे, तो वन टाइम पेमेंट का उसके जस्ट नीचे ऑप्शन है, एक बार में पेमेंट करें तो 199 इंटू 12 करेंगे तो 2400 से थोड़ा कम होता है। तो ऐसे आप जो भी एग्जैक्ट अमाउंट बनता है, या 2400 भाई साहब लोग कर दीजिए, वो करके आप बहुत परेशानी होती है। आप चाहते भी हैं कि कंटेंट अच्छा क्रिएट हो, और हम यहाँ मतलब एग्जिस्टिंग की लड़ाई हो रही है। मैं तो कहता हूँ कि सोशल वर्कर हैं हम लोग। आप क्या सोचते हैं? किस तरह का सोशल वर्क? क्या सोशल ही वर्क कर रहे हैं? हाँ, क्या इसमें अच्छा। अपना क्या है? क्या हाँ, फायदा है बताइए? अच्छा, हम लोग जब मुझे लगा 199 रुपया लोग मतलब हमारे जैसे चैनल या कुछ भी, जब 199, मैंने तो 29 रुपया का लगाया है। 3 ही लोग हैं, एक मैं हूँ, एक मेरी वाइफ है, एक मेरा दोस्त है। तो अपना ही ठीक है। पैसा आप खुद ही को दे रहे जी हैं। जी जी। तो अब अच्छा, आपने YouTube पे कर रखा होगा वो। जी। हाँ, तो हमने वेबसाइट के अलावा YouTube और Facebook पे भी कर रखा है। कई लोग बल्कि 2 लोग हमारे भी हैं YouTube चैनल से भी, 2 लोग जुड़े हुए हैं इस तरीके से। वो जो मेंबर वाला आता है उसमें भी हमने 199 कर रखा है, और इसी तरह का Facebook में भी, सब्सक्राइबर बोलते हैं Facebook में उसमें, तो Facebook में भी हमने कर रखा है उस तरह का तो 199। ये तो बहुत ही दुख देने वाली बात है, लेकिन ठीक है। हम पहले दिन से हम भी क्लियर थे। जैसे ये हम्माद है, कोई लस्ट नहीं है इस लड़के को, यूं ही कर रहे हैं हम लोग, कहीं कुछ नहीं। और लोग कहते हैं बहुत लिमिटेड है। भैया 2 लोग हैं और 10-12 लोग यूं ही मेंबर हैं। कहीं से कोई फाइनेंशियल क्राइसिस को मीट हम कर नहीं पाते, तो अपने कहीं जो मैं कमा रहा हूँ, जो भी मेरा अर्निंग स्रोत है, उसी से खर्च करके। और हमें तो वैसे भी कोई पैसा नहीं देता आजकल। यहाँ पता है क्या ट्रेंड है? आप प्यार कीजिए, 1000-2000 देंगे। हम क्या, हम भी कर लेते हैं। बोला नहीं यार, आपसे नहीं हो पाएगा। वही तो मैं कह रहा था ना, जब आप, कई लोग बोलते हैं ना कि अरे इसका कोई ये चापलूसी कर रहा है, अगर आपको लग रहा है तो वो कर रहा है। मैं तो सबको यही कहता हूँ कि आप अगर 5 वीडियो देखते हैं किसी चैनल में और आपको लगता है कि ये चैनल इसका चापलूसी कर रहा है, तो वो बिल्कुल कर रहा है, और आप श्योर हो जाइए। एक से शायद ना हो, 1-2 से ना हो, लेकिन आपको अगर 5 वीडियो बैक टू बैक लग गया, 5 स्टोरीज बैक टू बैक लग गई कि कोई किसी कंपनी का, किसी संस्था का वो कर रहा है, तो वो कर रहा है, वो आप मान के चलिए वो कर रहा है, तो फिर उसको वहां से पैसे आ रहे हैं। अब वो पैसे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आप किसी इंडिपेंडेंट संस्था को आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप करेंगे तो फिर वो चीज मतलब किसी भी संस्था, कोई भी संस्था उस मॉडल की तरफ नहीं जाएगा, एक आइडियल संस्था बन जाएगा। जैसे आज हम लोग कर रहे हैं, तो माई मीडिया को आप करेंगे, माई मीडिया को सपोर्ट करेंगे, तो इस तरीके से और संस्था भी खड़े होंगे और उनके लिए एक बना बनाया मॉडल मिलेगा। वो संस्था भी कल को ये करने की कोशिश करेगी कि अच्छा
ईमानदारी से काम किया जा सकता है, क्योंकि मैं मीडिया ने करके दिखाया। तो कैसे करके दिखाया, तो मैं मीडिया को उस इलाके के लोग ही 2500 लोग ने 199 मंथली देना शुरू किया। तो कल को हो सकता है कि बिहार के दूसरे कोने में, या जो उत्तर प्रदेश के पिछड़े इलाके, आसाम के पिछड़े इलाके, वहां भी ऐसा खड़ा हो, या अपने इलाके में ही दूसरा चैनल खड़ा हो, और जो फिर इसी मॉडल पे चले। और यही फ्यूचर मॉडल है, जो अगर लोग ये चीज नहीं समझेंगे तो फिर, जैसे मैंने भी कुछ दिन पहले लिखा भी था, कि फिर जो गुड जर्नलिज्म, आसान भाषा में कह सकते हैं, अच्छी पत्रकारिता, वो वैनिश होने जा रही हाँ, है। मैंने आपसे पूछा भी था ये सवाल कि जर्नलिज्म किसे कहते हैं, खत्म होने जा रही तो है। वो यही है जर्नलिज्म। क्या है, देखिए, पहला आसान भाषा में जो कॉलेजों में पढ़ाया जाता है कि इंफॉर्मेशन आप कोई शेयर कर रहे हैं, तो वो जर्नलिज्म है। लेकिन वो काफी सिंपल वेग है, वेग काफी है, वेग है, बहुत और उसमें कंसाइजली क्या नहीं है। इंफॉर्मेशन क्या जी। नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि आप इलाके के अपने, मतलब जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं, पहली बात तो जर्नलिज्म की डाइवर्स हो गया। अब हम जो कर रहे हैं उसके पर्सपेक्टिव में अगर हम बताएं कि आप अगर ऐसी चीज को उठा रहे हैं, ऐसे इश्यूज को उठा रहे हैं कि जिसपे किसी की अब तक नजर नहीं गई है, जिसको जेन्युइन, जिस इशू को उठने की जरूरत है, तो वो मेन जर्नलिज्म है। लेकिन अब उसके साथ ये भी होता है कि कई लोग कहते हैं कि आप भी तो दिन भर कोई क्राइम हुआ वो स्टोरीज डाल देते हैं। वो भी करना है संस्था को, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा कह रहा हूँ कि हम लोग अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करते हैं तो सिर्फ ग्राउंड रिपोर्ट ही कर रहे हैं, वैसे करके नहीं चलेगा। ऑडियंस को बनाए रखना है तो आपको उनको डेली का इन्फॉर्मेशन भी देना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज भी करनी पड़ेगी, और आपको एक दो मोनोलॉग आप करना चाहते हैं तो मतलब जितने करना चाहते हैं वो भी कीजिए, वॉक्स पॉप भी कीजिए, सब कीजिए। लेकिन ये कीजिएगा कि सिर्फ एक जगह बन जाए, मोनोलॉग ही करें, तो वो नहीं है। हर एक चीज करें, इन्फॉर्मेशन शेयर करना पड़ेगा। जर्नलिज्म का डेफिनेशन एज सच जो है 10 तरह से दिए जाते हैं। कई लोग ये कहते हैं कि अगर जो गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म, जो सत्ता में जो लोग हैं उसका क्रिटिसिज्म ही जर्नलिज्म है। कई लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं। सवाल पूछना जर्नलिज्म है हमेशा। जो लोग सत्ता में है, जो हक खास के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हैं, उनसे तो सवाल पूछना सबसे पहले आज के दिन में बहुत ज्यादा जरूरी है। सवाल पूछने वाले बंद हो जाएंगे तो फिर उसी से समस्या खड़ी होगी। कोई पूछेगा ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं करेगा। और पूछना चाहिए। सवाल पूछने में भी उसमें भी जो रिसर्च होता है, वो पूरा रिसर्च करके एक पत्रकार जाए और एक जीते हुए प्रतिनिधि को, या एक जो अधिकारी है, अधिकारी तो खैर क्या ही इंटरव्यू देते हैं, नहीं देते हैं, जो प्रतिनिधि हैं, जो जीते हुए लोग हैं, उनको बनता है, क्योंकि 5 साल के लिए जनता ने आपको चुना है, तो एक एक सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूँ, और मैं तो वीडियो भी बनाता हूँ इस पे, जब भी मेरा एक ट्रेंड रहा है, मैं आज पहली बार इस पे पब्लिक पे कुछ कह रहा हूँ। मैं आपको बता दूं कि जब मैंने आपको शुरू में कहा था कि किसी किसी इलेक्शन में, हर एक इलेक्शन में कोशिश करता हूँ कि जितने कैंडिडेट हैं सबका इंटरव्यू कर लिया जाए। तो अब वो क्योंकि हमारे लिए पॉसिबल हो नहीं रहा था, तो हमने उस मॉडल को थोड़ा छोटा किया कि जितने मेन कैंडिडेट है उसका तो कम से कम कर ही लिया जाए। कि कहीं ट्रायंगुलर फाइट दिख रहा है तो तीनों, जहाँ आमने सामने दिख रहा है बाइपोलर, तो वहाँ दोनों को किया जाए। तो वैसे में अगर कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो जीता हुआ है वो नहीं दे रहा है इंटरव्यू, तो मैं तो सीधा कहता हूँ वो कायर है। मतलब सीधा आपने कहा भी है, हमने कहा है। हम तो और वो जीत गए तारिक अनवर साहब। नहीं, तारिक अनवर साहब तो इंटरव्यू देते हैं। ये जावेद साहब में भी बेहतरीन इंटरव्यू हुआ, 2024 में भी इंटरव्यू हुआ। बल्कि मैं कहता हूँ यहाँ के यंग पॉलिटिशियन को तारिक अनवर साहब से सीखना चाहिए कि मीडिया को कैसे फेस करें, इंटरव्यू टफ सवालों को कैसे फेस करें। बहुत उनकी जो शैली है, आप कितनों भी टफ सवाल करें और जिस लहजे में वो जवाब देते हैं, मैं तो वो अप्रिशिएट करता हूँ। मैंने शुरू में ही कहा कि टफ सवाल, अब वो पॉलिटिशियन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन मीडिया का जो काम है टफ सवाल पूछना, अगर वो पूछ के कोई उसको फेस कर लेता है तो मैं तो उस पॉलिटिशियन की तारीफ कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सपोर्टर बन गया, लेकिन मैं एज ए जर्नलिस्ट तारीफ कर रहा हूँ कि एक इंटरव्यू के बाद वो दूसरे इंटरव्यू के लिए भी रेडी हो रहे हैं। तारिक साहब ही नहीं, बल्कि इस तरह के जो टफ इंटरव्यूज हुए हैं, तारिक साहब हो गए कटिहार में, किशनगंज में अख्तर अली खान साहब हो गए, मुजाहिद साहब हो गए, इन लोगों की तो 2-3 बार करके इस तरह की इंटरव्यूज हुई है, लेकिन कभी वो मना नहीं कर। कहाँ से कहाँ चले जा रहे हैं। हाँ ठीक है, चलेगा। हम तो बात करने आए, आप इसको इंटरव्यू मत समझिए। एक दो दुखी हाँ, इंसान। आप कह रहे थे आप कह रहे थे जीत भी गए जी, तो हम किसी को नहीं, मैं वो नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा था कि आपने बोला कि अगर कोई इंसान, कोई पॉलिटिकल लीडर है, आपसे वो इंटरव्यू करने को मना कर रहा है या इनवाइट कर रहा है किसी तरह का, तो आपने उस चीज को भी लाया। मैं ये समझा दूं, हमेशा कब करते हैं हम, ये कब नहीं करते। हर एक चीज का
हमारे पास एक मतलब हमने एक ये बना रखा है रूल कि कब हम क्या बनाते हैं कब नहीं बनाते। अब जैसे किसने इंटरव्यू नहीं दिया, इस तरह के वीडियोस मैं मीडिया पे अब तक सिर्फ 4 बार आए हैं। ये पहली बार मैं ऑन रिकॉर्ड कहीं बता रहा हूँ। सबसे पहले ये वीडियो आता है किशनगंज उपचुनाव में, किशनगंज विधानसभा उपचुनाव में। किशनगंज विधानसभा उपचुनाव में मेरे ख्याल से 8 कैंडिडेट थे, नंबर शायद मिस हो सकता है। टोटल 8 कैंडिडेट थे, 7 ने इंटरव्यू दे दिया था, मतलब जितने भी थे सबने दे दिया था। कांग्रेस की उस कैंडिडेट थी संहिता बानू, उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया। तो वहां पे मुझे ये लगा कि मेरा राइट बनता अपनी ऑडियंस को बनाना, ऑडियंस का राइट बनता ये जानना कि वो जो मेन एक कैंडिडेट थी उनका इंटरव्यू क्यों नहीं हुआ। तो मुझे वो मोनोलॉग वहां पे जरूरी था, इसलिए हमने वो बनाया। उसके बाद आप देखिए उस इलेक्शन में कौन जीते, कमरुल हुदा एआईएमआईएम से जीते। जब 20 में इलेक्शन हुआ, कमरुल हुदा साहब ने इंटरव्यू से मना कर दिया। तो हमने जो एमआईएम के उस वक्त कैंडिडेट थे जो जीते हुए एमएलए थे, बाकी सब ने इंटरव्यू दिया, कमरुल हुदा साहब ने इंटरव्यू नहीं दिया। तो हमने एक वीडियो बनाया कि कमरुल हुदा साहब ने इंटरव्यू नहीं दिया। वो उसके मतलब एक ही साल 19 में उपचुनाव होता है, 19 में फिर कमरुल हुदा साहब ने इंटरव्यू दिया था, 20 में नहीं दिया था, तो 20 में हमने बनाया। अब उसके आगे आइए एमएलसी का चुनाव। एमएलसी का चुनाव जिसमें अररिया, पूर्णिया, कटिहार, इसमें 3 मेन कैंडिडेट थे। कांग्रेस से तौसीफ साहब, आरजेडी से सुभान साहब, और जीते हुए बीजेपी के दिलीप जायसवाल साहब। नहीं दिया इंटरव्यू, हमने वीडियो बनाया कि दिलीप जायसवाल ने इंटरव्यू नहीं दिया, क्योंकि बाकी 2 मेन कैंडिडेट ने इंटरव्यू दिया और उनकी इंटरव्यू मतलब एक टफ इंटरव्यू हुई। तो उनके साथ मुझे लगता है कि इनजस्टिस हो जाएगा कि उनका इंटरव्यू हुआ, बाकी का कुछ हुआ ही नहीं। तो बाकी हमको ऑडियंस को बताना बन जाता है, और ऑडियंस का जानना और वोटर्स का जानना बन जाता है कि वो तीसरा कैंडिडेट का इंटरव्यू नहीं हुआ, तो अगर होता तो हम क्या पूछते, क्या नहीं हुआ, इसलिए हम बताते हैं। और फिर चौथा वीडियो हमारा बनता है 2024 लोकसभा इलेक्शन में, जो किशनगंज के 3 मेन कैंडिडेट थे, मुजाहिद साहब, अख्तर लिमाज, जावेद साहब, 2 ने इंटरव्यू दे दिया, लेकिन जो सिटिंग एमपी थे उन्होंने इंटरव्यू देने से मना कर दिया। तो चौथा वीडियो हमने तब बनाया। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये तफसील से मैंने पहली बार बताया कि ये 4 वीडियो क्यों बने। अब कोई कह सकता है कि रैंडमली हमने लेट्स से कि किसी पॉलिटिशियन को इंटरव्यू के लिए कॉल कर दिया और उन्होंने नहीं दिया, तो आपने उसका वीडियो क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वो सिस्टमेटिक उस इसमें, जैसे कि वो क्या फोन को रिकॉर्ड करना, फोन को मैं बस जानने के लिए जानना चाह रहा हूँ। लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में वहां पर वो जरूरी था ये जाहिर करना, ये मैं कहता हूँ, क्योंकि उसकी शिकायत वगैरह भी दी गई थी किशनगंज में। तो अगर मेरे से मांगते तो ये मैं जरूर कहता कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में वहां जरूरी था कि वो चीज पब्लिक जाने कि क्या हुआ नहीं हुआ। तो इसलिए हमने वो चीज वहां पे ये किया। लेकिन उसके लिए उन्होंने उसकी शिकायत भी की, फिर मेरे तक बात ज्यादा कोई वो नोटिस वोटिस कुछ पहुंचा नहीं, तो मैंने आगे उसको परस्यू किया नहीं। लेकिन शिकायत उन्होंने उसकी की थी। अच्छे, ये बताइए कि जैसे आप मेरे साथ बात कर रहे हैं, है ना, एक इंसान इंटरव्यू दे रहा है, हो सकता है कई चीजें ऐसी वो बोल जाए जो कि शायद उसको बाद में ऐसा एहसास होगा कि भाई ऐसा नहीं बोलना था। तो जो इंसान कंटेंट क्रिएट कर रहा है, जैसे अभी हम लोग वीडियो बना रहे हैं आपका, तो हमें उन चीजों को काटना चाहिए कि एज इट इज रखना चाहिए? इथिक्स क्या कहता है? मैं मतलब जर्नलिज्म का इथिक्स समझने की कोशिश कर रहा हूं। दो चीजें। तो जब आप मैं वही कह रहा था, जब आप इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के इंटरव्यूज करते हैं, किसी पॉलिटिकल कैंडिडेट के इंटरव्यू करते हैं, अब वो कुछ ऐसा कह दिया जो आप भी लग रहा है कि वो जैसे उसके आइडियोलॉजिकली उसकी मैच कर रही है, या कुछ ऐसा कह रहा है कि वो कह सकता था। अब वो बाद में उसको एहसास हुआ कि पॉलिटिकली इसको नुकसान कर सकता है, वो हटाने बोल रहा है बाद में, तो आप क्यों हटाएंगे? अगर आप हटाते हैं तो फिर आप वहां पे मुझे लगता है कि अलर्ट भी आना चाहिए कि इतने पार्ट को हटाया गया है, उस तरह का पब्लिक को जानने का वो है। लेकिन अगर कोई लाइट कॉन्वर्सेशन हो रहा है, किसी से ऐसी बात कर रहे हैं जिसको जो पब्लिक के प्रति जिसकी उतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती है, तो आप उसको अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका कोई रूल बुक नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव वगैरह का आप कर रहे हैं, तो क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपको बार में उस तरह का दबाव बनाया जाए, ये पार्ट हटा दिया जाए, वो हटा दिया जाए, और वो अपने हिसाब से उसको फिर एक आप करने गए थे अच्छा खासा टफ इंटरव्यू, उन्होंने अच्छे अच्छे पार्ट रखे और टफ वाले पार्ट हटा दिए, तो वो फिर तो पीआर कंप्लीटली वो पीआर वाला इंटरव्यू हो गया ना। तो इसलिए वहां पे अब हटाएंगे तो क्या क्या हटाएंगे? अब जिसका आप हटाएंगे तो फिर वो हटवाते ही रहेगा। तो इसलिए कुछ ही ना हटाए तो ज्यादा जरूरी है। उस तरीके में जब आप किसी कैंडिडेट का जो इलेक्शन लड़ रहा है या किसी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का, अगर मुझे ये लगता है कोई रूल बुक नहीं है, क्या मैं कह रहा हूँ,
लेकिन कोई सॉफ्ट इंटरव्यू हो रहा है, किसी साहित्यकार का इंटरव्यू कर रहे हैं। अब किसी साहित्यकार का इंटरव्यू कर रहे हैं, उसने किसी वर्ड को बोलने में 1996 को 1979 बोल दिया। अब वो कह रहा है कि भाई गलती हो गई, वो चेंज कर देना, तो कर सकते हैं। हाँ, इस तरह के फैक्चुअल एरर्स अगर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव भी करते हैं और बाद में आपको कह रहे हैं कि नहीं, हमने ये इलेक्शन 2009 में नहीं 2014 में लड़ा था, तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कुछ ऐसा क्लेम जो कि उनको एक्सपोज कर सकता है और वो बाद में उसको हटवाने बोल रहा है, तो वो मेरे ख्याल से नहीं हटाना चाहिए। जो उस पॉलिटिशियन के फेस को पब्लिक के सामने ला सकता है कि अच्छा ये ऐसा आदमी है, ये इस तरह का सोचता है, उसकी थिंकिंग को ला सकता है, तो वो आप क्यों हटाएंगे? कोई फैक्चुअल थ्रेट एरर है है तो। जर्नलिज्म में, थ्रेट है हम लोगों के पास है कि ही, थ्रेट है, पहले वो तो बंद होने का ही थ्रेट है, तब से 1 घंटे से हम यही चर्चा कर रहे हैं, इससे बड़ा थ्रेट क्या है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की बात की, आपका पूर्णिया वाला रिपोर्ट मैंने देखा था, काफी ठीक ठाक है। लाइब्रेरी तो वाला हाँ, जी। तो वो क्या लगता है कि ऊपर से प्रेशर वेशर फोन वोन आया किसी का कभी कुछ? लाइब्रेरी वाला जो हमने किया था उसमें नहीं, ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्ट किसी का नहीं आया। बाद में कुछ साथियों ने बुलाया कि कुछ लोगों ने स्टेटस स्टेटस उस तरह का लगाया है, कुछ बड़े लोगों ने, लेकिन वैसा किसी का कॉल वॉल नहीं है। अच्छा, जब 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 आप रिपोर्ट नहीं करती हैं तो क्या करते हैं? मतलब घर में बैठे रहते हैं यूं ही? रिपोर्ट नहीं करते तो अरे क्या करते? लोगों को जानना है भाई, तंजील साहब बैठे हुए हैं, बहुत लोगों को कुछ हर करते चीज रहते हैं ना, जानना है। खाने का बहुत शौकीन है हम लोग, जी खाने के लिए आज भी चाय पीने के लिए कई कई अब तो किलोमीटर। एलिजिबल बैचलर भी है मेरे ख्याल से। हाँ, कब हो रहा है सर? लोग जानना चाह रहे हैं, परेशान हो गए हैं। है कोई परेशान नहीं है, ये गलत सवाल, ये बोल रहे हैं एक सवाल पे रहिए आप। हाँ, तो फूड वगैरह का जो खाने का तो बहुत शौकीन है हम लोग, खाने का उस जी तरह, उसके जी जी। बाद गेम्स वगैरह किशनगंज में भी आ रहे, कई खेलने की जगह खुल गई है, तो उसमें जैसे बताया मैंने, कई फ्रेंड्स बन गए हैं, तो खेल वेल में या कहीं घूमने निकल जाते हैं, इस तरह की चीज़ें। खाने की शौकीन है तो कहीं लंबे उस पे निकल गए, चाय पीने ही कई किलोमीटर चले गए, इस तरह की चीज़ें, कई चीज़ें। और बाकी सफ़र में इतना टाइम गुजर जाता है, बस अभी देखिए 9 बज गया यहीं पे 9 बजे रात में बैठे हैं। अरे वो लड़की पटाता है एक बड़ा था और क्या? बताइए बताइए, छोरी पटाता है, हाँ हाँ हाँ। तो वो ये हुआ था 2020 विधानसभा चुनाव के टाइम में, अमोर का वीडियो है वो लोग कोरोना के टाइम में, कोरोना जस्ट खत्म ही हुआ था, उस इलेक्शन जब हो रहा था, तो लोग, अब तो वो ट्रेंड ही बन गया है, यहाँ पे चौक चौराहों में बस से लोग जाते हैं, मतलब प्लान का एक तरीका बदल गया है। ये भी उस वक्त मैंने क्विंट में स्टोरी किया था कि कैसे लोग बस में इलेक्शन से पहले लोग जा रहे, यही हमारी इस वक्त वो स्टोरी थी, मैं मीडिया में जो वो वीडियो है कि बसों में लोग जा रहे हैं इलेक्शन से लगभग 1 हफ्ते पहले, कि इनको चुनाव से कोई उम्मीदें नहीं है, तो उनसे मैंने बात किया था। तो उसी में से एक वो लुधियाना शायद मजदूरी करने जा रहे हैं, वो दानिश नाम है उनका, नाम भी भूल गया, दानिश ही शायद नाम है। तो उनसे पहले तो वो हिचकिचा रहे थे, फिर जब दूसरे लोगों से बात करने लगे तो वो आए, तो उन्होंने बहुत शानदार बोला, और जो रियल तकलीफ है वो इस चीज़ पे बोला। उसी में उन्होंने एक लाइन बोला था कि बच्चा, हम लोग तो बाहर पढ़ने जाते हैं, बच्चा सब भी कहाँ पढ़ता है, तो बच्चा सब क्यों पढ़ेगा, स्कूल में तो खाली सब छड़ी पटाता है। तो एक लाइन वो उसका इतना वायरल थोड़ा हुआ। उस स्टाइल में बोलिए ना। मेरा स्टाइल नहीं है, उनका नहीं, स्टाइल थोड़ा है। बोलिए, देखो हमारे वो दर्शक उनका सुने। उनका स्टाइल है, वो जी। उनका उनका राइट है उसपे। तो अच्छा। उस पे ये हुआ कि उतने भोजपुरी गाने बने, मुझे लगता है उनका बड़ा हाथ रहा है कि भोजपुरी गाने वालों अरे ने आपने ब्रांड बना दिया उनको। कौन ऐसा लड़का है आजकल, जितना यंगस्टर है वो तो बहुत सारे रील्स में मतलब ऐड हाँ, हुआ, काफी वायरल हुआ था हाँ, तो वो। जो जानना चाहते हैं उनका नाम शायद दानिश है, वो अमोर के रहने वाले हैं। फिर उसके बाद हमने उनका दूसरा वीडियो बनाया था, अच्छा। और उस फिर हमने, हमारी ये कोशिश थी कि जो डाइवर्ट हो गया उनके इशू पे वापस आए, तो फिर हमने बात किया था उनसे, दूसरी बार उनके घर पे गए, उनको वापस ट्रेस करना बहुत मुश्किल हुआ क्योंकि वो बस पे चढ़ते हुए मिले थे, तो हमने ऐसा कुछ गाँव वाँव उस वक्त एड्रेस एड्रेस उनसे पूछा नहीं था। बाद में किसी ने उनके गाँव से कमेंट किया था उस वीडियो पे, ये मेरे गाँव का है, तो उससे मैंने उनका फ़ोन नंबर मांगा, फिर हम उसके गाँव गए, और दूसरा वीडियो भी है जिसमें हमने वापस कोशिश की है, वो वीडियो भी चला है 4-5 लाख, जिसमें कोशिश की है कि उनकी कहानी वापस आए, जो ट्रैक से भटक गया है, क्योंकि वो पलायन की समस्या पे एक बहुत गंभीर विषय पे बात कर रहा है, और एक उसे पंच लाइन कुछ मिल गया तो उसी के पीछे लोग मतलब वायरल कर रहे हैं। तो पूरी समस्या भी आनी चाहिए, बुरा नहीं है, लेकिन पूरी समस्या भी आनी चाहिए। पापा क्या कहते हैं, काम से खुश हैं आपके? हाँ, मैं घर में सबसे छोटा हूँ भाई बहनों में, और भाई सारे जॉब में है,
सारी बहनें भी मैरिड हैं, पापा भी जॉब से रिटायर हो गए हैं, तो मतलब वैसा कोई किसी को कोई परेशानी नहीं है, सब अपने अपने काम कर रहे हैं। खुश है इस काम से? हाँ हाँ, क्योंकि कोई होता क्या है ना कि गार्जियन थोड़ा कॉन्शियस रहते हैं, वो उन्हें लगता है कि भाई इतना टफ सवाल पूछ रहा है, चैलेंजेस है। मैं उस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा था, एक इमोशनली हाँ। अटैचमेंट तो होता है, कई बार कहते हो ना छोड़ दो ये सब क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये मेरे अब्बू शायद कम ही देखते हैं, मैंने तो नहीं देखा हूँ कि वो मोबाइल पे न्यूज़ व्यूज़ देखते हुए, तो मैंने नहीं देखा है। तो शायद उन्हें अंदाज़ा किसी ने बोला हो तो शायद पता हो, लेकिन मैंने देखते हुए नहीं देखा है कि वो मोबाइल पे न्यूज़ व्यूज़ वगैरह नहीं देखते हैं। इस तरह का जो यूट्यूब पे बैठ के कुछ चीज़ें रैंडम देख रहे हैं, वो इस तरह की चीज़ें नहीं देखते हैं। अम्मी को किसी ने कभी भेज दिया तो वो देखती हैं, तो फिर कहीं जाती हैं किसी फंक्शन में, तो कोई तारीफ़ कर देता है तो फिर वापस आके ज़रूर बताती हैं कि पहचानते भी नहीं थे, कोई दूसरे आंगन का, मतलब रैंडम कोई लेडी आई क्राउड में और आके तारीफ कर दी मेरी, तो फिर वो खुशी होती है। अम्मी ज़्यादातर जिक्र करती हैं, तो शायद उनको कभी किसी ने घर पे ही कोई दिखा देता है ऐसे ही। तो कोई ऐसा नहीं कहता खतरनाक काम कर रहे हैं? ऐसा नहीं भी नहीं होता है नहीं ना कि नहीं, ऐसा करके आपने ऐसी ऐसी स्टोरी की है, हाँ, वो तो आम लोग कर ही नहीं पाएंगे, नहीं मतलब वैसा काफी चैलेंजेस थे उसमें, वैसा तो वैसा अभी आया नहीं। हाँ, बस वही है कि सबके पेरेंट्स ही चाहते हैं कि आप सेफ रहें, तो बस वही रहता है कि सेफ रहें और बस काम सही चले, उनका तो ये रहता है कि सही चले। बाकी उस तरह का कभी किसी ने ना मना किया, ज़्यादातर सब लोग सपोर्ट ही करते हैं जिस हद तक जहाँ तक कर सकें। स्टार्टिंग के मतलब कई साल तक तो कोई अर्निंग ही नहीं थी, तो घर पे ही था, बल्कि बाइक पे जो पेट्रोल डलता था उसका भी पैसा मम्मी से लेके जाता था मैं। तो अररिया जितना आपका कवरेज किया तो वो मम्मी से लेके ही जाता था। फर्स्ट वेबसाइट जब वेबसाइट का जो पहला डिज़ाइन हुआ तो शायद 20,000 लोकल लड़के से ही करवाया था, वो भी मम्मी से लेके ही दिया था उसको। तो फैमिली ने हमेशा सपोर्ट ही किया, भाई लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया है। अच्छे, अब इसको रैप अप करते हैं, जी आपके भाई साहब भी बहुत परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल, बहुत लंबा हो गया है। तो अब ये बताइए, आपने हमसे बात की, एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कैसा लगा आपको? बढ़िया है और लगे रहिए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग भी कर रहे हैं इलाके में, तो हम लोग साथ में भी जो कुछ अगर स्टोरीज कर सकें तो करेंगे इंशाल्लाह साथ में। देखिए मैं चैनल वाले और सीमांचल डायरी वाले हाँ, ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं। सबका जब मकसद एक ही है तो क्यों ना किया जाए, कुछ स्टोरीज हम लोग आइडिया पर डिस्कस करेंगे और कुछ हो सके तो दोनों की टीम तो मिलकर। खाना भी खाना होगा, ऐसे नहीं चलेगा, जिस स्टोरी दिन जब करने story- आएंगे उस दिन खाना होगा। जी 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 चलिए, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है।